गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। पानी कितना पिया आज आपने? अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो नहीं पिया, सच्ची बात बता रही हूँ आपको, अभी नहीं पिया। बट पूरा दिन जो है मैं अपना वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखती हूँ। दैट्स वेरी नाइस। आप भी बताएं जी हमें, हमारे जो व्यूवर्स हैं, कि आपने आज दिन के आगाज़ में पानी पिया है या नहीं। चूँकि हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं अपनी हेल्थ को लेकर, वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं। हमें अक्सर डॉक्टर्स भी ये बात कर रहे हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स से बात करते हैं कि पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। इसमें आपने हमें ये बताना है कि सुबह उठ के आपने क्या पानी पिया या नहीं पिया। अगर नहीं पिया तो प्लीज़ एक गिलास पानी पिए। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। जिस भी एज ब्रैकेट में आप हैं, पानी पिए। हम अक्सर बच्चों को ही गाइड करते हैं, आजकल उनके बच्चों की छुट्टियां भी हैं, उसमें भी अगर बच्चे खेलते कूदते रहेंगे सुबह उठने के बाद और पानी नहीं पियेंगे तो वो हो जाएंगे बीमार। अच्छा, बच्चों की हाइड्रेशन का हमें वाकई बहुत बहुत ज्यादा ख्याल ख्याल रखना रखने की है। खुद जरूरत रखना है। पड़ता है, वो नहीं रखते खुद ख्याल। नहीं, वही ना, हम अपना ख्याल नहीं रखते तो बच्चों का उस तरह सही से बात। क्या ही रख पाएंगे। हमें पता ही नहीं होता हमारे बच्चों ने पूरा दिन पानी कितना पिया। अच्छा, बच्चे को प्यास लगी है, पानी मांगेगा तो उसको पानी देंगे, अदरवाइज नहीं। अच्छा, अब ये होता है कि इंडोर ज़्यादा बच्चे रह रहे होते हैं क्योंकि आउटडोर एक्टिविटीज़ तो शायद ही अब रह गई हैं बच्चों की ज़िंदगी में। जो लोग अभी भी बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर जाते हैं, हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को आप उनकी फ़िज़िकल हेल्थ पे काम करें। वरना बच्चे हर वक्त घरों के अंदर बंद रहना पसंद करते हैं, आइसोलेट रहना पसंद करते हैं। एट द सेम टाइम उनको बस एक टैब दे दिया जाए, फ़ोन दे दिया जाए, टीवी दे दिया जाए और उसके अलावा वो किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। सो ये जाहिर सी बात है, जब बच्चे की एक्सर्शन नहीं हो रही है, जब पसीना नहीं आ रहा है, बच्चा आउटडोर एक्टिविटी नहीं कोई परफॉर्म कर रहा, तो उसे प्यास कैसे लगेगी? तो प्यास ये क्या, भूख नहीं लगती भूख नहीं उसको? लग रही होती। खाना देखिए किस तरह खिला रहे होते हैं बच्चों को। तो बिल्कुल ऐसे ही है। ये जाहिर सी बात है, ये एक बड़ा कंसर्न है जो कि शुएब आपने भी रेज किया है। तो आज आपने ये बताना है हमें कि आप कितना पानी पीते हैं, आपको कितनी हाइड्रेशन की जरूरत होती है, अपने बच्चों का ख्याल आप किस तरीके से रखते हैं। इस पर तो बात हम करेंगे डिटेल के साथ आगे चलकर। कुछ और मेहमान भी साथ मौजूद होंगे और आज बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान, हमेशा ही ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन आज कुछ और ज़बरदस्त मेहमान साथ मौजूद होंगे। एक कराची से एक बड़े ख़ास मेहमान बुलाया हमने आपसे मिलवाने के लिए। नाम भी नहीं बताऊंगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। उनसे मुलाकात के लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा का पूरा राइजिंग पाकिस्तान। स्टे विद अस, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। ये जो सीज़न है ना, प्री मानसून या मानसून की जब हम बात करते हैं, इसमें क्या किया जाए अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए। हम अक्सर ये बात करते हैं सावन का महीना है, अच्छा ये दरख्त लगाएं या ये पौधे लगाएं या इस तरह से ख्याल रखें। इसमें ज़रा हम देखते हैं कि ज़्यादा ग्रोथ हो भी रही होती है। अदरवाइज भी बड़ा ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। पर और क्या स्टेप्स हैं जो लिए जा बारिशें सकते बहुत हैं? ज़्यादा हो रही होती हैं और हम क्लाइमेट डिज़ास्टर्स काफ़ी देख रहे होते हैं। अल्लाह माफ़ करे, हर बार की तरह हम यही देख रहे होते हैं कि सिचुएशन बड़ी ख़राब हुई होती है। लेकिन ज़ाहिर है उस लिहाज से हर तरह की प्रिकॉशंस ली जा रही होती हैं, हर तरह के इक़दाम किए जा रहे होते हैं जिससे नुकसान को कम से कम किया जा सके। बट ज़ाहिर है जो इन इलाकों के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। सिर्फ मानसून में नहीं, वो थ्रू आउट द ईयर होते हैं, बट मानसून एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर वाकई जो इम्पैक्ट होता है वो लोग बहुत ज़्यादा फेस कर रहे होते हैं। बट शुएब, जिस तरह से आपने बात की कि किस तरह से हम
कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितना पहले काम करने की जरूरत होती है सो दैट आप उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकें। बिल्कुल, अब या कम से कम उस आइंदा पे आने वाले सालों के लिए हमें क्या तैयारी क्या करनी है, हम तैयारी इस पर करनी बात भी चाहिए। कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर चुकी हैं माहम फरियल ख्वाजा, पहले भी शो में आ चुकी हैं। शी इज़ डूइंग अमेजिंग वर्क, ना सिर्फ एनवायरनमेंट को लेकर बट अदरवाइज भी स्किल्स को लेकर, और जिस तरीके से वो एज अ वेरी एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी में कहूँगा कि आगे बढ़ रही हैं। उनसे आपकी मुलाकात है, लेकिन दोबारा आज मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। रूटीन क्या चल रही है आजकल? इन दिनों में मेरा लाइक डीपीटी का सेमेस्टर चल रहा है, अभी Okay. सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है तो ओके, हाँ, finals और हो स्टडीज रहे के साथ साथ जिस तरह से आप पहले भी काम करती आई हैं, स्किल्स पे तो आपने किया सो किया, Of course, इन्वायरमेंट of पे क्या कर रही हैं अभी? इन दिनों में हम लोग बेसिकली लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि अभी आपको पता है मानसून का सीज़न चल रहा है। नॉर्मली मानसून का सीज़न 1 मंथ या 30 डेज़ के लिए होता है, लेकिन दिस ईयर इट्स लाइक 57 डेज़ 2 मंथ्स। और जब मानसून आता है साथ लैंडस्लाइडिंग आती है, सॉइल इरोजन आती है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए स्पेशली फॉरेस्ट एरियाज़ में जैसे कश्मीर होता है और मानसेरा ऐसी जगहों पर जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होती हैं और इट्स रियली डेंजरस और सारे पौधे भी मर जाते हैं और बिकॉज ऑफ द सॉइल इरोजन। तो इसके लिए तो हमारे पास एक सोल्यूशन है कि हम ज़्यादा पौधे लगाएं, क्योंकि जो ट्रीज़ के रूट्स होते हैं उनके पास एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है कि दे होल्ड द सॉइल टुगेदर, और उसकी वजह से लाइक सोइल इरोजन और ये लैंडस्लाइडिंग बहुत कम हो जाती है। तो यही फॉरेस्ट्री का जो इम्पैक्ट है हमारे पास बहुत ज़्यादा है, एनवायरनमेंट पे भी इम्पैक्ट करता है ये, एंड वेदर कूलर एंड ऑक्सीजन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। वैसे भी अभी एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा चल रही है और सोइल इरोजन भी कम हो जाती है, लैंडस्लाइडिंग से लोग बच सकते हैं। तो एग्रीकल्चर क्या नॉर्थ में पौधे ज़्यादा लगाने चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि चूँकि जिस तरीके से पानी आ रहा होता है, एक फ़्लो होता है, अगर वहाँ पे हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो ज़्यादा नुकसान होता है, फ्लैश फ्लड्स भी आते हैं। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि मैदानी इलाकों में पौधे नहीं लगाने या कराची में पौधे नहीं लगाने, इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट वाई एम सेइंग दिस बिकॉज हमने देखा है कि जब इमेजेस आते हैं हमारे पास जी, अच्छा 2010 का एक इमेज आएगा, फॉर एग्जांपल कलाम का आएगा या सवात का आएगा या नारान का आएगा, किसी और स्पॉट का आएगा, और आज 2025 का आएगा, तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि वहाँ पे जो दरख्त थे, जो लश ग्रीन एनवायरनमेंट अगर आप उन सालों में गए हुए हैं, आज आप वहाँ जाते हैं तो इट्स ब्राउन एवरीवेयर। एग्जैक्टली सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे हमने फॉरेस्ट्री करनी है वो है ही फॉरेस्ट। जो वाइल्ड लाइफ है इसी को हमने हमारा मेन पर्पस है उसको मेंटेन करना। सिटी में तो लगाने ही लगाने, वो तो लोग खूबसूरती के लिए लगाते हैं, वहाँ पे लोगों को बिल्डिंग्स बनानी होती हैं, वो तो आगे छोड़ें, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर इट्स द फॉरेस्ट, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ रहती है, जहाँ से लोग सोर्स करते हैं वुड, स्पेशली विलेजर्स जो हैं, विलेजर्स को ज़रूरत होती है ऐसी चीज़ों की। अच्छा मैम, कौन कौन से पौधे हैं जो कि लगाने चाहिए? देयर डिफरेंट टाइप्स जो हमें लगाने चाहिए। सबसे मेन चीज़ जो हमें लगाना चाहिए वो उसी एरिया के जो लोकल प्लांट्स हैं हमें वो लगाने हैं। एग्जैक्टली अब हम खूबसूरती के लिए इस तरह के पौधे लगा देंगे जो फॉरेन कंट्रीज़ में लगते हैं, जो उस एरिया के वेदर के मुताबिक वो ग्रो नहीं करते अच्छी तरह। जैसे हमारे एरिया में दरेक बहुत ज़्यादा लगता है, वो बहुत जल्दी ग्रो होता है, वो छाँव भी उसका बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो है ही इस एरिया का लोकल प्लांट। तो सबसे पहले हमें उस एरिया के मुताबिक अपनी थोड़ी रिसर्च करके उस एरिया के मुताबिक के प्लांट्स लगाने चाहिए कि वहाँ पे कौन से प्लांट्स अच्छे ग्रो करते हैं, कौन से पानी दिए बगैर भी सर्वाइव कर सकते हैं, स्पेशली क्योंकि अभी पानी की भी बहुत मसले चल रहे होते हैं। एंड सेकेंड ऑफ ऑल हमें फ्रूट प्लांट्स लगाने चाहिए जो हमें सबसे अच्छे और जूसी उस एरिया के फ्रूट्स देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मरी के अंदर और कश्मीर में खुबानियाँ और आलूचे और आलू बुखारे एंड स्पेशली दोज ग्रीन सावर एप्पल्स उनके बहुत ज़्यादा होते हैं, पोमेग्रेनेट्स भी स्पेशली। तो फ्रूट प्लांट्स लगाने चाहिए और लोकल जो प्लांट्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस इलाके का फ्रूट मशहूर है वहाँ पे तो वैसे ही फार्म्स के अलावा भी वही प्लांट्स अगर आप लगाएंगे तो अच्छा ग्रो करते हैं वो। प्लस वो दरख्त लगाना कि जो कि पानी पे ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम देखते हैं यूकलिप्टस, हमने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में देखा है जो बहुत ज़्यादा पानी चूस लेते हैं। हाँ, उस ज़मीन के लिए तो बहुत अच्छा है वो दरख्त जहाँ पे सेम या थोर है, लेकिन अदरवाइज वो दरख्त कतन अच्छा नहीं है। अच्छा, हमें पानी बहुत चूसता है। हमें ईश्वर देखिए ये वाली अवेयरनेस है भी नहीं ना, क्योंकि वाकई जिस तरह हमने बात की कि हम खूबसूरती के लिहाज से देख रंग बिरंगे हो पौधे तो सारे ही खूबसूरत होते हैं नो मैटर व्हाट, लेकिन हम जरा कलर्स पे फोकस कर रहे होते हैं, हमारा गार्डन अच्छा लगे, ये वाला पौधा दे देना, ये हमारे जो देखने में बड़ा प्यारा लग रहा होता है लेकिन हम उसका फायदा नहीं देख रहे होते। हम ये नहीं देख रहे होते कि वो कितना पानी लेगा, एट द सेम टाइम उसका क्या असर होगा हमारे एनवायरनमेंट पे। तो मेरा ख्याल है ये वाली अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ शौक तो हमारा होना चाहिए बट साथ में इन चीजों को भी देखना चाहिए। अच्छा, हम ओवरऑल अवेयरनेस के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए क्लाइमेट पे बात बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मैंने जिस जगह पे देखा है वहाँ पे हमने सिर्फ प्रॉब्लम पे बात करते हुए देखा है कि ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है।
हर इलाके का एंड ओवरऑल पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज इट्स अ ग्लोबल इशू। बट हम इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर देख रहे होते हैं तो सिर्फ प्रॉब्लम पे बात हो रही होती है, सॉल्यूशंस पे बात नहीं हो रही होती है। अवेयरनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम ज़्यादा सेंसिटाइज कर सकें, बता सकें, स्पेशली हमारे बच्चों को बता सकें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हम एनवायरनमेंट का ख्याल रखें। अदरवाइज ये जो क्लाइमेट चेंज है ये खुदा न खास्ता एक डिज़ास्टर की शक्ल इख्तियार कर सकता है, जो कि ऑलरेडी कर भी रहा है। अवेयरनेस के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको यूथ को इसके अंदर घुसाना है कि आपने अगर यूथ के लाइक माइंडसेट में उनको बिठा दिया ना ये बात कि उनको एनवायरनमेंट को बेहतर करने के उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्यूचर वो ही है फ्यूचर ऑब्वियसली। तो अगर हम उनके माइंडसेट में ये बात बिठा दें कि उन्होंने आगे फॉरेस्ट्री करनी है और प्लांट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और क्लाइमेट चेंज होती क्यों है, कि उसका रीज़न क्यों है। अब उसका रीज़न बेसिकली ये है कि ओजोन जो लेयर है, ओजोन लेयर हमारे ऊपर जो एटमॉस्फेयर का लेयर है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब अभी जैसे इन दिनों में हमें काफ़ी लोग कहते हैं कि सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइम पे ओजोन लेयर भी तो होता था ना, केवमैन के टाइम पे ओजोन लेयर होता था, उनको क्यों सनस्क्रीन की ज़रूरत है। अभी यूवी रेडिएशन इतनी ज़्यादा है, उससे स्किन कैंसर और पता नहीं क्या क्या आता रहता है। तो हमारा मेन रीज़न है कि हमें ओजोन लेयर को एटलीस्ट थोड़ा सा फिक्स करना है। और वो किस तरह फिक्स होता है, अगर हम ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज करते हैं। और ऑक्सीजन लेवल कैसे इंक्रीज होता है, प्लांट्स। बस यही है, प्लांट्स हमें लगाने हैं, हमें एग्रीकल्चर करना है और लाइक वी हैव टू मेक आवर ओन गार्डन्स और किचन गार्डनिंग करनी है। और जितनी स्पेस आपके पास है उसको आप यूटिलाइज करें। अच्छा, रूफटॉप गार्डनिंग का शुरू है, इतना जबरदस्त बिल्कुल। कॉन्सेप्ट है, आप भी कर रहे मैं भी होते करता हूँ, हैं। yes। तो ये रूफटॉप गार्डनिंग, अब तो ये भी नहीं है कि हमारे पास लॉन नहीं है, हमारे पास बड़ा घर जो नहीं है, space, terrace है, क्यारियां लोगों कोई ने भी इतनी space। प्यारी प्यारी बनाई हुई होती बिल्कुल। हैं। आप स्टेयर्स पे आप देख लें, राइट लेफ्ट पे उन्होंने गमले रखे होते हैं। कुछ लोगों के एस्थेटिक्स इतने अच्छे होते हैं कि उन्होंने दीवारों पे, रेलिंग्स पर, किस मुंडेर पर, कहीं कहीं पर रखे होते हैं गमले। टेरेस पे इतना प्यारा काम हुआ हुआ होता है, और हम अक्सर खूबसूरत भी देख रहे लगता होते हैं, है। बड़ा खूबसूरत भी लग रहा है। एक तो आपका घर प्यारा लग रहा होता है, दूसरा आपकी अपनी सेहत अच्छी होती है क्योंकि आप उस ग्रीनरी के करीब होते हैं। एट द सेम टाइम आप एनवायरनमेंट को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक पॉजिटिव वे में। सो आई थिंक ये बड़ी जरूरी चीज है, हर घर में ये हो सकता है। भाई मुझे समझ नहीं आती, इंडोर प्लांट्स इतने ज्यादा हैं अब तो। जब ये सुस्ती का मसला आपको थोड़ा ज्यादा नहीं लगता कि लोग कहते हैं अच्छा हमने रख दिया, Maintain करना पड़ेगा। मेंटेन कैसे करेंगे, अच्छा पानी कौन देगा पौधों को, और ये बहुत सारे कंसर्न्स हमारे अपने माइंड। अच्छा ये बड़ों के होता होते हैं भी तो है ना। बच्चे भी क्या कंसर्न ये होता भी है। फॉर एग्जांपल आप अगर रहते हैं कहीं पे और आपने फॉर एग्जांपल ईद पे या किसी और छुट्टियों में कहीं जाना है, तो आपको टेंशन होती है कि अच्छा पौधों का ख्याल कौन रखेगा। हाँ, ये बिल्कुल होता ये है। एक कंसर्न तो जरूर कुछ है। पौधे जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो कि ऐसे हमने में बहुत पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात हमने तो रखने यही किया चाहिए। है ना। नीचे वाली जो हमारी आंटी, हम इस बार भी जाते हुए ना कुछ पौधे उनके पास रखवा के, क्योंकि हमने कहा इनको पानी देते खराब ना हो क्योंकि जाए वो हाँ बहुत डेलिकेट वो पौधे थे। सही, तो देखें ना ये कितनी जरूरी चीज है कि आप पड़ोसियों से बना के रखें, वो आपकी हेल्प करें, आप उनकी हेल्प करें। ऑनेस्टली हाँ, देखिए ये क्योंकि बड़ी पौधे तो सबको ऑक्सीजन दे रहे हैं ना, वो कौन सा कि अच्छा ये ऑक्सीजन सिर्फ सबीन के लिए बन रही है, ये सिर्फ शुएब के लिए बन रही है, माम के लिए लोगों बन को रही है। अवेयरनेस नहीं है ना, लोग कहते हैं अच्छा जी टमाटर उगते हैं तो हमें कौन सा देते, तो टमाटर उग जाएं आपके, हरी मिर्चें उग जाएं, पुदीना धनिया, तो वो थोड़ा 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 करके आप पड़ोसियों को भी दे दिया करें। तो उससे ये खुद होता भी ले है लेते हैं वैसे आके। कि अच्छी बात है, अच्छी बात है ना, बांटना चाहिए। मैं तो खुद जाके ले लेता हूँ। ले लेते हैं, मुझे लगा आपके घर लेने दोनों आते हैं। केसेस है ना। सो कोई चीज अगर मेरे पास नहीं लगी हुई, जैसे हाँ। मेरे पास एलोवेरा बहुत ज्यादा लगा हुआ है, तो विच इज फाइन, कोई मेरे पास आए तो मैं एलोवेरा से देता हूँ कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा है वो। लेकिन अगर कहीं मेरे धनिया कभी मुझे लगे कि अच्छा ग्रोथ खत्म हो गया, तो मेरे जो पड़ोसी है मैं उनसे कहता हूँ भाई भिजवा दो। अच्छी बात है, गुड। आप लोग भी ऐसे करते हैं? जी ऑब्वियसली, हमारे जो फार्म हाउस है, हमारे पास एक नर्सरी फार्म है, वहाँ पे भी बहुत हमने किचन गार्डन लगाया हुआ है। स्पेशली सीज़न के मुताबिक हमने कैप्सिकम लगाया हुआ है, बेल पेपर्स एंड ये टींडे वगैरह, ये सब कुछ, टमाटर भी लगाए हुए, लेमन्स एंड चिलीज, ऑल ऑफ दिस। तो अब जब सीज़न आता है तब तो हमारे पास बेल तो बहुत ज़्यादा है, उस पर फल बहुत ज़्यादा आता है, वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा आती हैं। अब हम वो सारी खा तो नहीं सकते, तो अब हमारे घर के पास हमारी फैमिली भी रहती है, तो हम उन सबको बस दे देते हैं। अच्छी बात, ऑर्गेनिक सब्जियां जा रही हैं उनके पास। एग्जैक्टली, लेकिन कभी ऐसा टाइम आता है जैसे टींडे और ये जो स्क्वाश वगैरह है, ये बहुत ज्यादा उगता है। तो एक दो हफ्तों के बाद वो भी तंग आ जाते हैं कि बस हमने बहुत ज्यादा खा लिया, अब आप बस इस रख लो। कम्युनिटी में लोग ऐड करें ना। हाँ, आप एक ग्रुप बना लें, Exactly. जिसको टींडे चाहिए वो राब्ता करें। ताजा टींडे। मेरी मम्मा को भी सिर्फ बहुत टींडे अच्छे पकाने लगते आते हैं। हैं। शुएब, अब सारी सब्जियों का मसाला मैंने सीख लिया कि वो तकरीबन एक जैसा ही होता है। तो आप कोई पूछे कि ये पका सकते हैं कोई सब्जी, तो हम कहते हैं जी बिल्कुल पका सकते हैं, कि मसाला तो एक ही है। हाँ, पर बहुत ज्यादा भूनना नहीं है टींडों को भी आपने। अब भूनना नहीं होता, बहुत ज्यादा नहीं भूनना। अभी तक मैंने टींडे पकाई नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है। कुकिंग का शौक लगता है आपको? टींडे की फरमाइश नहीं आई ना अभी तक। पसंद कुछ खास नहीं है।
मैं ज्यादा बेकिंग की साइड पे जाती हूँ, मुझे आती है कुकिंग एंड लाइक तो आप वेस्टर्न baked जो टींडे कुकिंग क्यों नहीं होती है खाती? जी। बेक्ड टिंडे, आई मीन इट कुड बी अ डिश। व्हाई नॉट? हाँ Why होता not? है ऑब्वियसली, हाँ। रोस्टेड जो रोस्टेड होता है स्क्वाश, क्योंकि टिंडे क्या होता है स्क्वाश होता है, तो लोग उनको स्क्वाश करके उसको बटरनट स्क्वाश को भी स्पेशली पंपकिन पाइज भी बनाते हैं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आपको नई नई चीजें ट्राई करने का शौक है वहाँ? मुझे आई एम अ फूडी, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं, मेरे बाबा स्पेशली, उनको खाने का बहुत शौक था और हम ट्रैवलिंग बहुत करते होते थे, तो डिफरेंट एरियाज में जाके हम डिफरेंट फूड ट्राई करते थे, तो लाइक आपको शौक है, आप ये रिस्क लेती हैं, मैं नहीं लेती। मेरी बड़ी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं और मुझे वही स्पेसिफिक चीज़ें उसी अंदाज में, मैं कहीं भी चली जाऊँ, मैं रिस्क नहीं ले रही होती। और लिटरली अगर मुझे कहीं की कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही होती, तो कोई एक चीज़ मुझे पसंद आ जाती है, तो मैं हफ्ते में 7 दिन वो खा सकती हूँ। और मैं सुबह दोपहर शाम I can relate to this. मैं लिटरली वो खाती हूँ सुबह दोपहर शाम, बिकॉज मैं रिस्क नहीं ले सकती कि मेरे टेस्ट बड्स खराब नहीं होने चाहिए, कि मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही ना, तो आई I कैन think नॉट सभी हम ना कॉम्प्रोमाइज बहुत रिलक्टेंट हो रहे होते हैं नई चीज ट्राई करने में, हालांकि कभी somehow आप ट्राई कर लें और इट टर्न टू बी अ नाइस एक्सपीरियंस, तो फिर आप कहते हैं मैंने क्यों ट्राई नहीं किया था। नहीं जैसे भाई, मैं आई डू ट्राई, लेकिन मुझे हाँ। पता नहीं कुछ नहीं, लोग नहीं, होते I हैं, can- मैं भी हाँ, ऐसा उनको हूँ। नहीं Picky पसंद eaters आती, होते मुझे हैं। नहीं आती। पिकी ईटर्स होते हैं, उनके स्पेसिफिक ना 10-12 डिशेस हैं, वो यहाँ पे हो या मलेशिया में, उन्होंने कहना मैंने यही खाना है। सो मैं एक छोटा सा वाक्य शेयर करता हूँ। मैं एक दफ़ा कहीं गया, तो वहाँ पे मैं ट्राई नहीं कर रहा था डिफरेंट चीज़ें, मुझे था कि नहीं बस मैं पाकिस्तानी गए? खाना ही खाऊँ। मलेशिया में था मैं। अच्छा, okay. सो वही सभी वहाँ पे ये कि वहाँ पे एक सूप था, मुझे अगर नाम शायद मैं उसका सही ना प्रोनाउंस करूँ, टॉम खाओ यंग, पता नहीं, इस तरह का डिफरेंट साइड सूप था। हाँ सूप था। वो सूप सी फूड का था। अब उसमें सी फूड तकरीबन सारा ही था। अच्छा, वो देख के थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगा, क्योंकि मैं सी फूड नहीं खाता, मैं सिर्फ फिश के अलावा बाकी चीज़ें मैं नहीं खाता, मुझसे नहीं खाई जाती। सो एक फ्रेंड मेरा बना था वहाँ पे कोरियन, उसने कहा कि नहीं यू मस्ट ट्राई दिस फूड, इट्स अ वेरी हेल्दी वन। तो मैंने कहा अच्छा मैं ट्राई करता। उसने कहा इसमें वो जो आप बल्कि जिक्र भी करती होती हैं एक चीज़ का, किमची, वो भी उसमें थी। अच्छा, तो अब जब मुझे उसने कहा ना किमची, मैं कहा ट्राई करना चाहिए, किमची इज गुड फॉर स्किन, तो ये good for सोच gut के health. तो मैंने कहा मैं कर लेता हूँ। प्रोबायोटिक्स अदरवाइज जो भी तारीफें इसकी की। फर्मेंटेड होती है ना। हाँ, अब वो हुआ ये कि जब ना सूप डाला तो उसमें ना सी शेल्स भी थे। ओके, थे सी फूड पूरा का पूरा था। क्लैम थी ना, क्लैम्स और हाँ, मसल्स सब कुछ ही था ना, मतलब उसमें कुछ चीज छोड़ी नहीं थी उन्होंने। सो मैंने जब एक चम्मच लिया, इट वाज सो डिलिशियस, लिटरली मैंने उसके बाद कहा भाई मैं क्यों इससे दूर था, फिर मैंने ढेर सारा वो सूप पिया। सो इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस टू ट्राई दैट सूप। तो चलें, ये होता है कि कुछ चीज़ें जब आपको हाँ। कोई रिकमेंड कर रहा होता है, तो एटलीस्ट यू शुड ट्राई। ट्राई मैं भी करती हूँ, बट हाँ, कोई चीज़ आपको अच्छी लग जाए तो बस वो अच्छी लग जाती है, तो कभी अच्छी कभी बात। अच्छा लगता है, कभी कभी अच्छा काम लगता है। खराब भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम आखिर में कोई मैसेज ऑडियंस को देना चाहें, स्पेशली यंगस्टर्स इस वक्त जो हमें देख रहे हैं, आपकी एज के जितने यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, किस तरह से वो कंट्रीब्यूट करें, स्पेशली प्री मॉनसून है, अब तो जाहिर है आप फिर हमेशा हमेशा हम वही बात कहते हैं, इट्स नेवर टू लेट। आप आगे के लिए जो है वो प्रिकॉशंस ले सकते हैं और आगे के लिए आप काम कर सकते हैं। सो आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज ये है कि एजुकेट योरसेल्फ ऑन एवरी मैटर, जनरल नॉलेज पे अपने आप को एजुकेट करो, कि ये ना हो कि आप कुछ हो रहा हो दुनिया में और आपको उसके बारे में कुछ पता ना हो, और अबाउट एवरी लिटिल थिंग, बिकॉज जनरल नॉलेज इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, और यू नो स्टे इन स्कूल एंड अपने आप को एजुकेट करें, डिग्री लें, क्योंकि ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन विद स्किल्स। ऑल ऑफ दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। आप जाके एग्रीकल्चर यू नो फॉरेस्ट्री करें और प्लांट्स लगाएं, एंड डू व्हाट यू वांट टू डू, बट आल्सो यू हैव टू डू द इम्पोर्टेंट थिंग्स। सो दैट्स जो इम्पोर्टेंट है वो करें, अपने लिए भी, मुल्क के लिए भी, दुनिया के लिए भी बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। दीवार के पार क्या है, नकाब के पार क्या है, इस बहस में मत उलझो। सिर्फ ये जान लो कि समझ की तह तक पहुंचने के लिए सोच की सीढ़ी दरकार होती है। एक जरा सोचने दो। कहीं भी रोशनी देखो, उसे आगही मत समझो। 4 लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो। मफहूम की वुसअत में
दलील को भटकने दो, अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो। पीटीवी होम पर वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। किसी को वजन बढ़ाना है, किसी को वजन घटाना है, कोई सिर्फ कहता है कि मुझे हेल्दी वेट मेंटेन रखना है। सबके अपने अपने गोल्स होते हैं। वैसे बढ़ाने वाले बड़े कम है, जो हालात हम सब की डाइट के हैं और सारे। तो मैं बढ़ाना चाहता हूँ। आप वैसे ठीक है, आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। दिल चाह रहा है एक्चुअली मेरा। आपकी एज आ जाएगी सामने। हाँ देखिए, कुछ लोग हम देख रहे होते हैं, वो अगर 30 साल के होते हैं हाँ। और अगर उनका वजन ज्यादा जी जी आगे अपनी उम्र से 10 साल ज्यादा लगना शुरू हो मेरा ख्याल जाते है एक हैं। नई टर्म आनी चाहिए, एज शेमिंग। ये बॉडी नो, दैट्स शेमिंग। वेरी ट्रू। ऐसा होता है, मैं सही बता रही हूँ। हाँ। एक शख्स जिसका वेट गेन हुआ हुआ है और एक शख्स जिसका वेट नॉर्मल है, तो जो जिसका वेट गेन हुआ हुआ है वो वाकई बड़ा लगेगा दूसरे से, चाहे दूसरे की एज ज्यादा अच्छा, आप कहना ये चाह रहे It हैं कि जो happens. मेरी एज है और जो मेरा वजन है वो बिल्कुल बैलेंस है। Balance मैं है। अपनी जो मेरा वेट है वो बता रहा है कि अच्छा दैट्स द So this राइट is एज what ना, I'm 20-22 trying to साल। say कि थैंक यू। आपकी एज ज्यादा लगनी शुरू हो जाएगी, तो यू शुड नॉट गेन वेट। I दिस want. इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू अब से। तो बिल्कुल भी नहीं। अब जो मुझे कहते हैं वो मुझे मत कहा करें, यही कह सकता हूँ मैं। फिर ऐप पे आ जाइए। देयर यू गो। आपने अच्छा बैलेंस कर लिया, मैंने भी अच्छा कवर कर लिया। लेकिन लेट्स मूव ऑन। अपने अपने गोल्स के साथ जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो क्या करें इस मौसम में, स्पेशली मानसून में या मौसम गर्मा में क्या करें। चूंकि हम ये देख भी रहे होते हैं कि इसमें वैसे आपको इतना पसीना आ रहा होता है, और फिर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं पसीना ज़्यादा आता है, फिर ऐसे में अपने आप को मेंटेन कैसे आपने रखना है कि ठीक है आपका हेल्दी वेट भी रहे, आप हेल्दी भी रहें। ये ना हो ना कि आप ड्रेन करके बैठ और जाएं। एक्सरसाइज करने का दिल भी नहीं कर रहा होता। वो तो वैसे भी नहीं कर खाने रहा पीने का कोई खास दिल नहीं कर रहा होता, फिर खाने भी पीने का आपका दिल कर रहा होता है। फिर भी आपके मीठे खाने का दिल करता है। मैंगो डिजर्ट, ड्रिंक्स, रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, आज मैंने जाके जूसेस। बनानी है। ओके, क्या बनाना तुमने आज? बैक टू टॉपिक। आज मैंने मैंगो डिलाइट बनानी है। ओके, तो मैं कल आपके लिए ला सकती डन हूँ। डील डन। ठीक है, मूविंग ऑन। मूविंग ऑन, बढ़ते हैं जी। और हम यहाँ पे बैठ के मैंगो डिलाइट की बातें करें। अभी मैंगो डिलाइट एक तो बड़ा fitness क्रॉस trainer लगेगा। के सामने। नो मैंगो डिलाइट। एक फिटनेस ट्रेनर के सामने हम ये सारी बातें कर रहे हैं, खून जल रहा होगा छुप के मेरा ख्याल है खाएंगे उनका। ना। बिल्कुल ठीक है। हाँ। मारिया साहब की मुलाकात कराते हैं। मारिया खान हमारे से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मारिए पहले मेरा ख्याल मैंगो डिलाइट पे आ जाती हैं। मैंगो डिलाइट खा सकते हैं? कितनी खा सकते हैं? गुंजाइश निकालें जी थोड़ी सी। अगेन अब अगर मौसम थोड़ी। की बात हो रही है ना, मानसून की बात हो रही है हाँ। और फिटनेस और मानसून की बात हो रही है, तो मेरा सवाल है सबसे कि कब तक मौसमों का बहाना लगाकर हम अपने आप को अगेन आप लगातार आप अपने हेल्थ को इग्नोर रोंदते करते रहेंगे? रहेंगे। कब तक आप कब सर्दियाँ तक ये आती हैं, मैंगो डिलाइट्स बना के खाते रहेंगे? सर्दियाँ आती हैं, आप कहते हैं, सब कहते हैं, मुझे 15 साल अगर मैं देखूँ ना, 15 साल के दौरानिया में एक सर्दियाँ आती हैं, सर्दियाँ हैं, कैसे करें? सर्दियों में तो कुछ भी नहीं हो सकता, दिल करता ही नहीं हमारे यहाँ घर से निकलने का, तो वर्कआउट कैसे होगा? अच्छा, सही बात। सर्दियाँ आ गई, फिर आप बारिशें आती हैं, बारिशों पे आप अलग कहते हैं कि नहीं बारिशें, बारिश में तो कैसे बंदा कुछ वो करे? अम्मी कह देती हैं बेटा सावन में एक्सरसाइज ना करो। राइट, फिर सावन आ जाता है। सावन के ऊपर एक और बड़ी मिथ है कि सावन में फिजिकल ट्रेनिंग करने से जिस्म लटक जाता है। सावन में पता नहीं ये हो जाता है और सावन में वो हो जाता है। मसल सोर हो जाते हैं और बहुत सारे ऐसे जाहिर है थोड़ा सा दिमाग का misconceptions हैं। इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि सावन में मेरे इर्द गिर्द क्या हुआ है। हीट बढ़ी है थोड़ी सी और पानी में हवा में पानी का मॉइस्चर थोड़ा बढ़ा है, यही हुआ है। तो अगर मैं इसको देखूं तो स्टीम थोड़ा सा सिनेरियो है। अब स्टीम सिनेरियो, थोड़ा सा हीट सिनेरियो, इससे आपका मतलब क्या, कैसे, मतलब मुझे मेक सेंस आउट ऑफ इट। बल्कि आई थिंक वो तो आपके मसल ज्यादा खुल के खेलते हैं। एग्जैक्टली, तो मेक सेंस आउट ऑफ इट कि माहौल में हुआ सिर्फ ये है कि हीट बढ़ी है और पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बढ़े हैं हवा में। और अगर फिटनेस की अगर हम बात करें तो बात सिर्फ ये ना कि लेट्स से कोई एक इंसान है, उसने 40-50 साल कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, कुछ नहीं किया, उसे पता भी नहीं है वॉक के अलावा कि क्या चीज़ होती है फिजिकल ट्रेनिंग। और अगर जब वो उससे नहीं शुरू हो रही तो उसके लिए बेस्ट ये होता है कि
अगर आप मेरे से बात करें या आप किसी भी एक्सपर्ट से बात करें तो आप ना स्टीम या सोना से ना 1 हफ्ता ना स्टीम सोना लें जाके, ताकि आपके जिस्म को थोड़ा सा ना उसको पसीने का अखराज, आपके स्वेट ग्लैंड्स जो हैं एक्टिवेट हो जाएं। तो हफ्ता जाके आप किसी भी अच्छे हेल्थ क्लब को ज्वाइन करें और वहाँ पे जाके स्टीम सोना करें, ताकि आपकी बॉडी इस फ्लो में आए कि पसीना क्रिएट करने, जनरेट करने की। तो वो स्टीम सोना वाला माहौल अभी नेचुरली बना हुआ है। तो कमिंग बैक टू जो आपने अभी बात की कि ये तो बहुत अच्छा टाइम है कि आपका जिस्म अच्छे से खुलकर आप खेल सकते हैं, आपके पोर्स ओपन है। हाँ, मगर अब देखें पोर्स ओपन हो रहे हैं, आप पसीने का अखराज होगा, आपके बॉडी से टॉक्सिन्स निकलेंगे। तो खाना पीना अपना अच्छा रखें। अभी बात हो रही थी खाने की, तो सावन में खाने की बात अगर करें, गर्मी है तो गर्मी में चॉइस फिर आप क्या कर रहे हैं, कुछ और खाने का दिल नहीं करता। मैं अभी देख रही हूँ आजकल आइसक्रीम खा रहे हैं आप बड़ी ज़्यादा रोज़। तो वो सिर्फ उसका टेम्परेचर ठंडा है, तासीर उसकी सारी गर्म है। अच्छा, आपकी हीट वो बढ़ाती जा रही है, शुगर है बढ़ाती जा रही है, शुगर है और फैट है, और क्या है, व्हाट इज़ आइसक्रीम। तो अगेन बात सारी है कि सारे मौसम आते हैं, मौसम जाते हैं, साल आते हैं, साल चले जाते हैं, और हम यहाँ बैठ के वही बात कर रहे होते हैं। आपका आई वॉन्ट टू मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि आप थोड़ा सा इससे ना इन सारी चीज़ों से ऊपर आके देखें कि ये मेरा जिस्म है, ये मेरी सेहत है, और मुझे इससे, इसी जिस्म के और इसी सेहत से मैं अपने आप को, मेरे जो भी गोल्स हैं, आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, आपके प्रोफेशनल गोल्स हैं, आपके फैमिली के गोल्स हैं, जो भी गोल्स हैं, ये जिस्म ही आपको अखज़ करके देगा, और कोई चीज़ नहीं है जो आपको अखज़ कराएगी। तो थोड़ा सा इन सारी चीज़ों से ऊपर आके देखें। बहाना है एक छोटा, कभी सर्दी बहाना है, कभी बारिश बहाना है, अच्छा, कभी मानसून बहाना है। हाँ, अब हमारे लिए वेट लूज करना गर्मियों में ज़्यादा आसान होता है या सर्दियों में? या इट डिपेंड्स ऑन योर ट्रेनिंग इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स। ठीक है, कोई भी अगर आपको कहना खाली न्यूट्रिशन पे काम करके, अच्छी हेल्दी न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, 80% काम न्यूट्रिशन से होगा, ठीक है, मगर सिर्फ एक अकेले न्यूट्रिशन कुछ नहीं करेगी, उसके अंदर आपको फिजिकल ट्रेनिंग भी ऐड करनी पड़ेगी। अब खाली न्यूट्रिशन और खाली फिजिकल ट्रेनिंग भी कुछ नहीं करेगी जब तक आपकी 8 घंटे की कम से कम नींद पूरी नहीं होगी। 3 चीजें हो गई, राइट। अगर आपकी 3 घंटे की नींद पूरी नहीं है, अब ये तीनों भी अकेले कुछ नहीं करेंगी जब तक आप अपने स्ट्रेस, एंजाइटी और इन सारे फैक्टर्स को, अपने लाइफस्टाइल को मैनेज नहीं करेंगे। आप अपने मेंटल डेवलपमेंट, शादीशुदा लोग नहीं कर सकते वजन कम या ज्यादा। शादीशुदा लोग जो है ना, सबसे पहले अगर फिटनेस को इस तरह देखें कि मैंने अपनी साइकोलॉजिकल और इमोशनल फिटनेस एनहांस करनी है, ताकि मैं अच्छे तरीके से अपनी शादी लेके चलूं, अपनी शादी को लेके चलूं। सीरियसली, अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा तबका ये मैरिड कपल्स का है कि मर्द हजरात अलहदा से, उनके अपने मसाइल हैं, ख़वातीन के अपने मसाइल हैं, और फिर उनके बच्चे भी मेरे पास ही एडमिट हैं और बच्चों की भी अपने मसाइल हैं, और सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि साइकोलॉजिकली एक दूसरे की, एक होती है ना फिजिकली अपने आप को ट्रेन करना, अपने इमोशंस को ट्रेन करना, साइकोलॉजिकली अपने आप को ट्रेन करना। थोड़ा सा इस तरह सोचें, अगर हम सब तो बहुत ज़बरदस्त जन्नत इधर ही है, यहाँ पे इसी दुनिया में मौजूद है, मगर आप अपने आप को इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली ट्रेन करेंगे। मॉनसून में हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। थोड़ा कॉमन सेंस का अगर हम इस्तेमाल करें, टेम्परेचर बढ़ रहा है और मॉइस्चर बढ़ रहा है, और अगर मैं आपको साइंटिफिकली बताऊं, आपने कभी ज़िंदगी में 40, 50, 60s में चले गए, आपने कोई ज़िंदगी में कोई वर्कआउट नहीं किया, डाइट चेंज होएगी, मगर उसमें आपने इखराज जो करना है वो फ़ैट का करना है, और जितना फ़ैट आप कंज्यूम करेंगे वो आपके फ़ैट सेल में स्टोर होगा। जितना आपके जिस्म पे फ़ैट ज़्यादा होगा, आपका इंटेलिजेंस कम होगा, जितना फ़ैट ज़्यादा होगा, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ेगा। और ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, और ज़ाहिर है इन सब पे बात करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपकी फिजिकल हेल्थ जो है, आपकी मेंटल हेल्थ, ये सब कनेक्टेड हैं। तो ये बड़ी ज़रूरी है कि आपने एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करना है, गर्मियाँ हो, सर्दियाँ हो, खज़ां हो, बहार हो, मौसम का बहाना छोड़ दें, मौसम का बहाना छोड़ दें, वर्कआउट शुरू करें, अपने ऊपर काम करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया मारिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है एंग्रो फर्टिलाइजर, सेंसोडाइन।
न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट, न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। मार्का हक यौम आजादी पर पीटीवी के ज़ेरे तमाम मिली नगमों का मुकाबला। 14 अगस्त को 14 लाख रुपए नग जीतने का शानदार मौका। अगर आपके नगमों में मार्का हक का जोश और आजादी की महक है तो अपने बेहतरीन मिली नगमों के वीडियोस 5 अगस्त तक हमें भेजें। मुंतखब मिली नगमे 1 अगस्त से 14 अगस्त तक पीटीवी पर नशर किए जाएंगे। वतन से अपनी मोहब्बत के गीत भेजने के लिए पीटीवी की वेबसाइट ptv.com.pk विजिट करें। सॉन्ग कंपटीशन पर क्लिक करें और फॉर्म पुर करके अपने मिली नगमे का गूगल ड्राइव या वी ट्रांसफर लिंक सबमिट करें या पीटीवी की वेबसाइट पर फॉर्म डाउनलोड करके पुर करें और ईमेल के जरिए अपने गाने का लिंक भेज दें। पहले 3 बेहतरीन नगमों का ऐलान 14 अगस्त को किया जाएगा। पहला इनाम 7 लाख रुपए, दूसरा इनाम 4 लाख रुपए और तीसरा इनाम 3 लाख रुपए। याद रखें, वीडियो भेजने की आखिरी तारीख 5 अगस्त है। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। जिस मेहमान ने हमें ज्वाइन किया है उनका वसी तजुर्बा है टेलीविज़न के साथ भी, रेडियो के साथ भी, कैमरे के साथ मैं यूँ कह देता हूँ, चूँकि रेडियो भी किया कई साल उन्होंने, मुख्तलिफ ज़बानों में महारत भी है उनकी, टेलीविज़न भी वो कर रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं, पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, इवेंट्स भी होस्ट कर रहे होते हैं, आर्टिस्ट भी हैं और कम्युनिकेशन ट्रेनर भी हैं एंड व्हाट नॉट। एंड आपने जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे वो बड़ी सीरियस सी पर्सनालिटी हमें, ये मैं अभी पूछूंगा। फर्स्ट इंप्रेशन ये है, कुछ लोगों का इंप्रेशन सही होता है, कुछ लोगों का इंप्रेशन गलत होता है। आई डोंट नो इफ ही इज सीरियस और नॉट, बट ही सीम्स टू बी वेरी वेरी सीरियस। अल्ताफ हुसैन सुमरा साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम शुएब, बहुत शुक्रिया आपका। सबीन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो वही सवाल जो ब्रेक में हमने किया था, आप जरा ऑन एयर कर लेते हैं आपसे, इतनी संजीदगी क्यों है मिजाज में? शाइस्तगी और संजीदगी में एक अंतर होता है, हिंदी में जिसे कहते हैं फ़र्क होता है। तो शाइस्ता और शुस्ता थोड़ा और होता है, संजीदा या उदास होना कुछ और। नहीं, उदास नहीं है लेकिन आप संजीदा हैं। चलें, आप थोड़ा सा हंसा दें आज के दिन, मेरा भी बेहतर हो जाएगा। हम मतलब आप तो राइजिंग पाकिस्तान को जाहिर है पाकिस्तान को जगाते हैं, हंसाते हैं और उनका दिन अच्छा बनाते हैं। हम जगाते हैं और खुश करते हैं, हंसाते नहीं है, जोकर नहीं है। नो ऑफेंस। अच्छा अल्ताफ साहब, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। ज़ाहिर है लोग ऑलरेडी जानते भी हैं, आपके काम को भी देखते हैं, माशाल्लाह एक वसी तजुर्बा आपका है थ्रू आउट। अब क्या टीवी टेलीविजन में मज़ा आया ज़्यादा, रेडियो में काम करने का ज़्यादा मज़ा आया, या एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट? देखिए, एक जो फनकार होता है या आर्टिस्ट होता है जिसका ताल्लुक परफॉर्मिंग आर्ट से होता है, वॉइस ओवर्स भी बेसिकली वॉइस एक्टिंग होती है। उसमें आप जो 9 इमोशंस होते हैं जिन्हें नवरसा कहते हैं एक्टिंग के अंदर, वो सारे इन्वॉल्व होते हैं। और जहाँ पे आप विजुअलाइज नहीं कर रहे होते आपको लोग, आपने अपनी आवाज़ के ज़रिए उसमें एक्सप्रेशंस देने होते हैं और उसमें इमोशंस डालने होते हैं, और सुनने वाला आंख बंद करके उसको महसूस कर सकता है कि आप इस वक्त मोहब्बत की बात कर रहे हैं, आप इस वक्त गुस्से में हैं, आप इस वक्त अग्रेशन में हैं, या आप इस वक्त बहुत लाइट मूड में हैं, हंस रहे हैं। तो वो एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपने उसमें ऐड करने होते हैं इमोशंस के साथ। तो जो रेडियो का एक्सपीरियंस था उसने बड़ा इन्हांस किया इसको, एक्टिंग को और परफॉर्मिंग आर्ट को। वो जब उसको हमने विजुअलाइजेशन में लेके आए हैं, कैमरे के सामने आए, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया।
तो जो मेरे साथ के लोग थे उनसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हो जाती थी। लेकिन मैं चूँकि आवाज़ की दुनिया का बंदा हूँ, तो मुझे आवाज़ों से ज़्यादा मोहब्बत होती है। और जो बेहतरीन आवाज़ें होती हैं, बचपन में मेरा ये पैशन था, मैं फैंटेसाइज़ करता था रेडियो पे और टीवी सीरीज़ के अंदर और ड्रामों के अंदर भी, जिन लोगों की आवाज़ें बड़ी अच्छी होती थी, बड़ी अथॉरिटी वाली होती थी, चाहे मेल है फीमेल, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे। वो बड़े पुरकशिश लोग लगते थे। तो अगर आप मॉडर्न एरा की बात करें तो इसमें भी कम्युनिकेशन जिसकी बेहतर है वो पूरी दुनिया को जहाँ आराम होता है मीठी नो मैटर व्हाट प्रोफेशन यू आर इन, कम्युनिकेशन इज द की। अच्छा, आज के दौर में किसकी आवाज़ आपको लगता है कि ये आवाज़ आगे जा सकती है और ये आवाज़ आपको अट्रैक्ट कर रही होती है? बिकॉज हम रेडियो पे भी कई आवाज़ें आप देख रहे होते हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हमारे पास हैं, वो बड़े बेहतरीन हैं। टीवी पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, कि जो आपने बात की ना कि वो पिच और तरीका बात करने का वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। सो आप खुद किसको फॉलो करते हैं, एडमायर करते हैं? देखिए, म्यूज़िकली एक स्केल होता है या उसकी रेंज होती है हर आवाज़ की। जैसे हाई नोट्स पे कोई बंदा बोलता है उसकी थ्रो बहुत ज़्यादा होती है, कोई मिड में बोलते हैं और कुछ लोग डीप नोट्स में बोलते हैं। तो इन सब की यूटिलाइजेशन पूरी इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंटली होती है। बिल्कुल सही बात। कुछ डबिंग के अंदर जो लीड कैरेक्टर्स होते हैं हीरो के या फिर विलन के, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और कुछ टीवी सीरीज़ के लिए होती हैं। मतलब आप देखते हैं जैसे फास्ट फूड की टीवी सीरीज़ होती हैं तो उसमें ज़रा लाइवली और रिफ्रेशिंग होती है। लाइक अक्सर आपने वो सुने होंगे एड्स, फील फ्री टू कम फॉर यमी एंड डिलीशियस डिलीवरी। वो इस तरह के, फिर हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसमें हम चेंज, पर्सनालिटी का शिफ्ट देखा आपने फौरन? 180 डिग्रीज 180 डिग्रीज वो फौरन से शिफ्ट आया है। हाँ, तो वो हमारे सामने जब स्क्रिप्ट आता है ना तो हम उसका पढ़ते हैं कि उसमें फील क्या है, उसमें कितने इमोशंस ऐड करने। आपका सवाल ये है कि किस तरह की आवाज़ें होती हैं। तो जैसे कहानी होती है ना, कहानी के मुख्तलिफ किरदार होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हीरो और हीरोइन के ऊपर कहानी है। उसमें बहुत सारे किरदार होते हैं, बहुत सारे मंजर होते हैं। अगर उनको हटा दिया जाए तो वो कहानी फीकी हो जाती है। इसी तरह से अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें, डबिंग की या फिर वॉइस ओवर्स की, तो अकॉर्डिंगली बहुत सारी वॉइसेस की ज़रूरत होती है। जैसे बच्चों की ज़रूरत होती है, जैसे फीमेल की ज़रूरत होती है। अब एक फ़ीमेल है, उसको हमने थोड़ा एज्ड प्रेजेंट करना है तो उसकी आवाज़ में थोड़ी बेस ज़्यादा होगी और उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होगी। अगर हमने यंग प्रेजेंट करना है तो डेफिनेटली उसकी पिच हाई होगी और उसको हम देखेंगे। हम ये देखते हैं कि ये किस जॉनरा के अंदर फिट आ रहा है, इसकी रेंज क्या है, इसका काम करने का जो स्केल है वो कहाँ पे ये फिट आ सकता है। तो इस तरह से इसको हम आप वैसे हर एज ब्रैकेट की आवाज़ निकाल लेते हैं? ऑलमोस्ट जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो। हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे। एक बच्चे की आवाज़ अगर निकाली, बच्चे की आवाज़ में पहले देखना पड़ेगा कि बच्चा कौन है। ओके, शरारती बच्चा। ओके, मैं ये काम हरगिज़ नहीं करूंगा, मुझे काम करना पसंद ही नहीं है। जाओ तुम अपना काम करो, आए मुझे समझाने। Amazing. आज के बच्चों की सही तर्जुमानी की आपने। बच्चे आजकल के ऐसे ही हैं। कार्टून्स में जब हम कर रहे होते हैं मोस्टली जो आप बच्चों की आवाज़ें सुन रहे होते हैं, एक्चुअली दे आर नॉट किड्स। तो अगर आप उनको एक्चुअल में सुने तो आप उनको देखें लोगों को तो आप इमेजिन नहीं कर सकते। बियॉन्ड द इमेजिनेशन होता है कि यार ये इतनी बेस वॉइस वाला बंदा जो है वो इसमें जाता है। तो ये बेसिकली जो इस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है कि वो आपके वोकल कार्ड के अंदर इतनी डेप्थ होनी चाहिए कि आप उसमें वेरिएशन ले आए और जिस वक्त जो रिक्वायरमेंट है आप उसको पूरा कर दें। हाँ, इज इट अ गॉड गिफ्टेड थिंग? पॉलिश करते हैं आप उसको, ट्रेनिंग होती है, क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है और एक जगह में मैंने इस सवाल का जवाब दिया था तो वो सुनने वालों सबकी मंगनी हो गई थी। पता नहीं क्या हुआ था। तो आज़म बेहजाद साहब ने कहा था कि हमारे लहजे में ये तवाज़ुन बड़ी सऊबत के बाद आया, कई मिजाजों के दश्त देखे, कई रवैयों की खाक छानी। तो अब दोबारा से सवाल दोहराइए। ओके, सवाल तो वही है। सवाल तो अभी तक वही है मेरा कि ये गॉड गिफ्टेड है या इसको इस टैलेंट को पॉलिश इसका जवाब था आपको जो टैलेंट है, फन जो होता है या फनकार जो होता है वो पैदा होता है, बनाया नहीं जाता।
वो आपके अंदर होता है। जैसे किसी वो मशहूर मुजस्समा साज ने कहा था कि मुजस्समा पत्थर के अंदर होता है, मैं बस उसके फालतू टुकड़े हटा देता हूँ। तो वो तस्वीर, वो शाहकार तो उस पत्थर के अंदर मौजूद होता है। तो जो फ़नकार होता है ना, वो कहते हैं कि सच तो ये है कि आदमी शायर या तो होता है या नहीं होता, मतलब वो बनाया नहीं जा सकता फ़नकार। टैलेंट आपको अल्लाह ताला की तरफ से आता है, खुदा की देन होती है, मालिक की अता होती है। ये खूबी वो वदियत करता है, आपकी सेंसिटिविटी, आपकी सेंसेशंस, आपकी हसासियत वो देता है आपको। और उसको अगर आप पहचान लेते हैं और फिर उस पर मेहनत करते हैं, अपना कोई अच्छा उस्ताद पकड़ते हैं, तो उसके बाद आप निखरना शुरू हो जाते हैं। ओके, दिन उस्ताद भी लाजमी है? बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, देखिए जैसे सिंगिंग है, ये आप किताबों से नहीं सीख सकते। सही बात है। वॉइस ओवर आप किताबों से नहीं सीख सकते, ये सीना बसीना चलता है। देखिए हवा के अंदर गिरा लगानी होती है ना। आवाज़ क्या है? हमारी फेफड़ों से आने वाली एक हवा है जिसको हमारे वोकल कार्ड वाइब्रेट करके हम होंठों से उसको एक लफ्ज़ों का जामा पहनाते हैं। तो उस हवा के अंदर हम गिरहें लगा रहे होते हैं, तो उसमें जाना और उसके अंदर एक्सप्रेशन ऐड करना, फिर नज़र नहीं आ रही तो हम उसको कैलिब्रेट कर रहे हैं कि इसका ये जोन है, इसका ये जोन है। मतलब हम कहते हैं कि हाई नोट है, मिड नोट है और डीप नोट है, फिर डार्क डीप नोट होता है जो अमूमन आप वो डबिंग में सुनते हैं। डार्क डीप नोट। हाँ, सिपाहियों कल के लिए तैयार रहना, अपने घोड़ों को तैयार रखो, इंशाल्लाह सुबह होते ही हम किले पर हमला कर देंगे, फतह हमारी होगी। वाह। तो ये वो कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसमें जो डीप होता है ना, डीप नोट्स फुल ऑफ इमोशंस होते हैं, फुल ऑफ इमोशंस एंड फुल ऑफ एक्सप्रेशंस होते हैं। सबसे जो सॉलिड फर्म भी होते हैं। यस, सबसे अथॉरिटेटिव और सबसे कंफर्म्ड और सबसे फर्म जो नोट्स होते हैं ना, और जिनमें फुल ऑफ इमोशंस होते हैं, वो डीप नोट्स होते हैं। डीप नोट्स पे गाना और डीप नोट्स पे बोलना, ये सबसे मुश्किल काम होता है। बाकी ये बहुत कम लोग हैं जो कर पाते हैं। हाँ, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ती है, बिकॉज ये जो हिस्सा होता है आपका, ये मिड नोट होता है, इससे नीचे छाती और पेट से जो आवाज़ आती है वो डीप नोट और डार्क डीप नोट होते हैं। तो वो आप डबिंग में अक्सर सुनते हैं। बल्कि आपको मैं एक सुनाता हूँ, वो भी आपने सुना होगा। एरिज़ोना के जंगलों में शाम ढल रही है, सूरज उत्तर की ओर धीरे धीरे गुरूब होता जा रहा है। जंगल के घातक शिकारी अपनी कछारों से निकलकर शिकार ढूंढ रहे हैं। ज़ेबरों का एक झुंड करीबी नदी से पानी पीने के लिए आ रहा है। एक ज़ेबरे ने शिकारियों की गंध सूंघ ली। शिकार और शिकारी में दौड़ शुरू होती है। जीवन सफल उसी का होगा जो तेज दौड़ पाएगा। ओए तो मुझे मैन वर्सेस वाइल्ड का एक वो जैसे उसके पीछे एक चल रहा होता है ना वॉइस ओवर, मैंने किए हैं बहुत सारे एपिसोड्स उनके। आपने किए मैन वर्सेस वाइल्ड के? बिकॉज़ मैं तो बहुत रिलीजियसली मैं फॉलो चूंकि करती हूँ नाम उसको। नहीं वो ले रहा था, लेकिन वो उससे मिलते जुलते नहीं, मैन वर्सेस वाइल्ड तो सबने ही इतना ज्यादा देखा हुआ है, और वो तो बड़े एक एडवेंचरस एक तरह से सीरीज थी। तो मैं वही, आपने जब जैसे ही पढ़ा था मेरे दिमाग में पूरा वो इमेज आ रहा था, और वही जंगल आ रहे थे और वही सारे एडवेंचर दिमाग में। अच्छा, आपने बहुत सारे वहाँ के एपिसोड्स किए हैं? जी, नाइस। अच्छा, देखते रहिए। हाँ, देखते रहिए हर शुक्रवार रात 8 बजे मैन वर्सेस वाइल्ड, ओनली ऑन डिस्कवरी चैनल। ओए ओए कमाल। ज्यादा एंजॉय वॉइस ओवर करते हैं? यस, आई थिंक इसमें ज्यादा आपको एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है अपना टैलेंट प्रोबेबली। मैं जो खुद इंजॉय करता हूँ, जिसमें मुझे मज़ा ज़्यादा आता है, वो एक होस्टिंग है, स्टेज होस्टिंग, और दूसरा वॉइस ओवर्स डेफिनेटली, जैसे आपने कहा है, वो कैरेक्टर हो, वो टीवी सी हो या कोई भी हो। अच्छा, तो अच्छा वैसे बड़ा मुश्किल आर्ट है ये। आप लोग, मैं इस वजह से ये बात करें, हमारे पास आते हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट काफ़ी, और जब हम उनसे पूछ भी रहे होते हैं उनकी जर्नी के बारे में, बड़ी स्ट्रगल्स होती हैं, बड़े चैलेंजेस होते हैं। आपको भी ये लगता है कि शायद उस तरह की रिकग्निशन नहीं है अभी भी पाकिस्तान में वॉइस ओवर की, जो कि होनी चाहिए, कि जितना मुश्किल ये एक आर्ट है कि आप उसको एक्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप कैमरे के पीछे हैं, आपकी सिर्फ आवाज़ है जिससे आपने इमोशन क्रिएट करना है। Isn't it difficult? नहीं, मैं तो इसका शिकवा नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि हम वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अरबों लोगों में से एक मुख्तलिफ सलाहियत के साथ दुनिया में भेजा है। और आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि
आपकी ज़िंदगी में खुशी है तो आखिरी दफ़ा वो कौन सी खुशी थी? यकीनन ऐसी खुशी होगी जो किसी के लफ्ज़ों से आपको मिली होगी, किसी ने कोई अच्छी बात बोली होगी आपको। और अगर मैं कहूँ कि कोई दुख याद आता है आपको, तो वो ऐसे दुख होंगे जो किसी ने आपको लफ्ज़ों से दिए होंगे और आपकी रूह को घायल किया होगा। ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोलना। और अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल साइंस कि जो 95% हमारी हैप्पीनेस होती है, जैसे आप लोग खुशियाँ बखेरते हैं राइजिंग पाकिस्तान में, तो आप संजीदा लोगों से बात करें तो कैसी मॉर्निंग होगी उनकी? तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है जी। हाँ, मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप उनको जगाते हैं, उनको खुशियाँ बखेरते हैं, आप उनके साथ हंसते हैं, तो दे फील गुड। इसी तरह से मतलब आवाज़ और आपके लफ्ज़ जो हैं वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और दूसरी बात आपने कही कि रिकग्निशन, आप बाहर क्यारियों में फूल खिले हुए थे, फूल ने खिलना है और उसने खुशबू देनी है, उसको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि उसको कोई रिकग्नाइज कर रहा है या नहीं कर रहा, वो रिकग्नाइज्ड है ऑलरेडी। अमेजिंग थॉट, आई मस्ट से दैट। क्योंकि वाकई जैसे भी आपने कहा ना, कुछ लोग वाकई शिकवा कर रहे थे, पर वो इस अंदाज से क्यों नहीं सोचते? इस पैराए में अगर सोचो तो क्या ही बात है। मे बी देखिए उनकी भी बात गलत नहीं होती होगी, बिकॉज शायद आपकी थॉट बहुत अच्छी है कि आप इस तरीके से सोच रहे होते हैं, बट स्टिल जिस तरह आप एज अ प्रोफेशन लेकर चलना चाह रहे होते हैं, एंड देन यू नो यू वांट टू अर्न कि आप एक टैलेंट है, इस पे भी मैं आपको बता देता हूँ। सॉरी, मेरा ताल्लुक है शहर गज़ल से, शहर मजीद अमजद से, तारिक अजीज़ के शहर से, साहिवाल से। तो वो काफ़ी दूर है बड़े शहरों से, तो समझ लें कि वो एक एग्रीकल्चरल एरिया है, वहाँ पे ज़राअत पनपती है, वहाँ पे गाय मशहूर है साहिवाल की और ये चीज़ें। तो वहाँ से निकल कर पूरी दुनिया में अपना नाम बनाना, मैं अक्रॉस द बॉर्डर्स काम कर रहा हूँ। मैंने इंग्लिश में बहुत ज़्यादा काम किया है, मैंने हिंदी में बहुत ज़्यादा काम किया है, मैंने एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम किया है। KP की उर्दू की 5वीं तक की किताबें मेरी आवाज़ में ऑडियो में वहाँ पे बच्चों को सुनवाई जाती हैं। पता नहीं उनके साथ क्या जुल्म होता है, लेकिन बच्चों तक पहुँचता ही होगा। हाँ, तो उन्होंने बहुत सारी आवाज़ों में सेलेक्ट किया था। तो एजुकेशनल सेक्टर में मैंने हमसाया मुल्क के लिए भी बहुत सारा काम पंजाबी में किया है। सो पंजाबी में भी इतना ही ग्रिप्ट हूँ जितना मैं उर्दू में या फिर तो मैं ये कहना चाह रहा था सबीना आपको अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप अपने आप को उस लेवल तक ले आएँ कि आपकी रिकग्निशन इंडस्ट्री के अंदर होना शुरू हो जाए अक्रॉस द बॉर्डर। अगर आप जहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है या फिर अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, आप कोई एक एक्सेंट अपनाते हैं और उस पर मेहनत करते हैं और अपने एक्सप्रेशंस पे, अपने काम पे मेहनत करते हैं, अपने इमोशंस पे मेहनत करते हैं, तो यकीनन आपकी रिकग्निशन होती है और आपको पे किया जाता है बुला के। मैं बहुत ज़्यादा चार्ज करता हूँ, मैं छोटे एड्स नहीं करता और मैं पर सेकंड चार्ज करता हूँ और बहुत अच्छा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और आप उस लेवल पे पहुँचे हैं तो आप चार्ज कर सकते हैं। हाँ, तो आप IVR आप फ़ोन में सुनते हैं, आप कोविड की सुनते हैं। हाँ, कोविड-19 एक मूजी मर्ज है, मतलब अनलिमिटेड चीज़ें हम परफॉर्म कर चुके हैं। अच्छा, आपने पंजाबी का भी जिक्र किया, तो अगर आपके लिए अभी एस धरती मैनू मुख दिता, एस धरती मैनू मुख दिता, इस आलने मैं अख खोलीए, मैं पुत्र पंजाब दा, पंजाबी मेरी बोली है। ओए होए, ते पंजाबी दे भी मुख्तलिफ लहजे ने जी। माझा मालवा दुआबा ਬਹੁਤੀ है, चंगोची है, चटकी है, जांगली है, सराइकी है। तो जिद्दां दा फिर कोई कैरेक्टर हुंदा है जिथे परफॉर्मेंस जिद्दां दी देनी हुंदी, उद्दां दा लहजा असीं अडॉप्ट कर लैंदे आ। तां सानू पंजाबी ते साडी मां बोली आ, तां साडे वास्ते ओहदे विच तां कोई मुश्किल गल ही नहीं, रोक टोक ही नहीं है। और पंजाबी दी फिल्मां बहुत डब कीतियां, मैं दूसरियां ज़बानां दी जिहड़ियां फिल्म है सी या डॉक्यूमेंटरीज उन्हां नू पंजाबी दे विच डब कीता। हाँ, पंजाब ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣੱਖਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜੂ ਘੁਮਿਆਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਝ ਨੱਚਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਸੁਣੱਖੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਰਾਣੋ। ਰਾਣੋ ਖੇਡਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਨੱਚਦੀ ਫਿਰਦੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨੱਕ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ। और मैं देख रही हूँ आपको स्क्रिप्ट्स से याद आई वाज अबाउट टू से लंबे स्क्रिप्ट्स याद है आपको, देख के पढ़ना तो इट्स नॉट इजी, वॉइस ओवर रिलेटिवली इजीियर। हाँ, बट याद करना असल में एक तो मैं खुद लिखता भी हूँ और दूसरा ये है कि बहुत सारा काम जब आप कर चुके होते हैं तो आपके हाफजे में कहीं ना कहीं वो
रह जाता है। और फिर मैं बहुत करीब हूँ फितरत के और कल्चर के और सकाफ़त के और तारीख़ से मुझे है मोहब्बत। मैं पढ़ता भी रहता हूँ, सीखता भी रहता हूँ, सुनता भी रहता हूँ। जैसे आप से आज मैं बहुत कुछ सीख के इंशाल्लाह हम सीख रहे हैं आपसे यार। तो इस तरह वो याद रहता है। और हम वक्त जब आप काम में होते हैं, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दोबारा जो यंगस्टर्स हैं इवन के बूढ़े लोग भी हैं। अच्छा, एक और बात मैं सबीन आपको बताऊं, आपके सवाल का जवाब है क्योंकि स्पेसिफिक आपने किया, इसकी एज कोई नहीं होती, फनकार की कोई एज नहीं होती। जो ये समझता है कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ तो वो फनकार नहीं है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ डे जो आर्टिस्ट होता है उसकी वैल्यू इन्हांस होती है, उसकी कीमत भी बढ़ती है और उसकी शोहरत भी ज़्यादा होती है। और ख़ास तौर पर जो आवाज़ की दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, जो वॉइस इंडस्ट्री के लोग हैं, हर गुजरते हुए दिन के साथ उनकी वैल्यू ज़्यादा होती जाती है, क्योंकि वो अपने काम में ज़्यादा फर्म, ज़्यादा ग्रिप और एक्सपीरियंस्ड होते जाते हैं। तो अगर आप कमाना चाहते हैं, रीजनल लैंग्वेज आपकी, ये भी कोई वो रोक टोक नहीं है कि आप पश्तो बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, सराइकी, सिंधी, कुछ भी बोलते हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर ये तो प्लस पॉइंट होता है। अगर आप कोई रीजनल लैंग्वेज जानते हैं ना, तो फिर आप 3-4 लैंग्वेजेस तो आसानी से जान लेंगे। आप पंजाबी थोड़ी बहुत बोल लेंगे, आप अपनी पश्तो, सराइकी या बलूची वो भी बोल लेंगे। उसमें जो काम आएगा वो आपका ही हिस्सा है, उसको दूसरा कोई परफॉर्म नहीं कर सकता। इंटरनेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो सिर्फ रीजनल लैंग्वेजेस वाले लोग ही कर पाते हैं, दूसरा उनको नहीं कर पाता, जितना मर्जी एक्सपीरियंस्ड हो। एक ये बात। दूसरी बात ये है कि अर्निंग इसमें बहुत ज़्यादा है। आज देखें कंटेंट क्रिएशन, अभी थोड़ी देर पहले वो तलहा आया हुआ था, ही इज़ ऑल्सो अ कंटेंट क्रिएटर, तो हम दोनों वैसे एक प्रोग्राम में इकट्ठे थे, तो वहाँ से आए आपके पास। नहीं, स्टूडियो में वो है, मेकअप में भी रेडी हो रहे हैं, आगे हमें ज्वाइन भी करेंगे। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि कंटेंट क्रिएशन आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है और आप देख रहे हैं कि वीडियोस बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होना शुरू हो गए। एक वक्त था जब वीडियोस की कंजम्पशन नहीं होती थी, प्रोडक्शन नहीं होती थी। अब सोशल मीडिया पे, आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखें, यूट्यूब भरा पड़ा है, हर बंदे ने वो अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं, इंस्टाग्राम चैनल्स हैं, रील्स बना रहा है। तो हर एक की आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, हर एक इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। फिर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, वो गवर्नमेंट के हैं या फिर गैर सरकारी इदारे हैं या फिर कमर्शियल इदारे, उनको अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने सर्विसेज की सेल के लिए उनको आवाज़ें चाहिए, उनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? आम लोग नहीं कर पाएंगे। तो अभी तो मैं कहता हूँ कि इसमें बहुत शॉर्टफॉल है इस इंडस्ट्री के अंदर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं दोनों से कि आप मुझे 10 लोगों के नाम बताएं जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं रीडिंग, वाकई तो आप बहुत कम नाम है जो माइंड में आते हैं, पूरे नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बल्कि पाकिस्तान में, हाँ, एक बात जो आपने कही कि रिकग्निशन, वो ये है कि यहाँ पे फ़नकारों की तरवीज के लिए बाकायदा कोई इस तरह की एकेडमीज़ मौजूद नहीं, और वॉइस ऑफ आर्टिस्ट या परफॉर्मिंग आर्ट के मतलब आर्ट्स काउंसिल्स तो मौजूद हैं, लेकिन एक अलग से होता है ना, जैसे स्पेसिफिक एक नीश के लिए, एक जॉनरा के लिए वो मौजूद नहीं, ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए, वो मौजूद नहीं है। इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर मेरे जैसे कोई 3-4 लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान में सिखा रहे हैं वॉइस ओवर्स और डबिंग और कम्युनिकेशन। आप सिखाते किस तरह से हैं? कोर्स करवाते हैं क्या, किस तरह सिखाते हैं, या ट्रेनिंग? जिस आपने कम्युनिकेशन ट्रेनिंग की बात की, दैट्स हाउ यू आर डूइंग? हाँ, कम्युनिकेशन तो होती है कस्टमाइज्ड, ठीक है। स्टूडेंट है उनके लिए और होगी, ओके, कॉर्पोरेट है तो और होगी, कॉर्पोरेट है तो उनकी और होगी, कोई सेल टीम है उनकी और होगी, सीईओज हैं तो उनकी और तरह की होगी। अगर किसी ने इंटरव्यू देना है, उसको इंटरव्यू में जाना है, तो उसकी और तरह की होगी। जस्ट पब्लिक स्पीकिंग है, वो और तरह की होगी। किसी को ग्लॉसोफोबिया है, यानी लोगों के सामने खड़े होकर बोलने में प्रॉब्लम है, तो उसकी और तरह से होगी। हाँ, डिफरेंट होगी। मतलब आप सबको कलेक्टिवली एक को लेबल नहीं कर सकते। तो वो डिपेंड करता है कि ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, एंड दैट्स हाउ यू प्लान द ट्रेनिंग एक्चुअली। और वॉइस ओवर्स में यही है कि हम देखते हैं कि लाइक शुएब है तो ये नेचुरली किस स्केल पे बोलता है, ठीक है, इसका सुर कौन सा, जैसे मेरा क्या सुर है वैसे? आप मिड में बोलते हैं। मिड में बोलते हैं, हाँ, ओके। और मैं? अब आप दोनों मिड में बोलते हैं। आपको एक बता देता हूँ, जो कैजुअल हम बोलते हैं ना, ये सारे मिड में बोलते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो नाक में नेजल वॉइस कर लेते हैं, या फिर नेचुरली जो लोग डीप बोलते हैं, जिनकी आवाज़ के अंदर आपको थोड़ा नेचुरल रिवर्ब लगता है कि एक स्पोर्टिव, उसके पीछे एक अग्रेसिव वॉइस या कंप्रेशन आ रही है, तो वो ज़रा डीप नोट के अंदर बोलते हैं।
तो जो हमारी डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, जो हमारी न्यूज़ होती है, या जो हमारी कैजुअल अनाउंसमेंट होती हैं, सारी मिड जोन के अंदर। अगर इसको हम उठा दें, हाई नोट के अंदर कर दें, तो वो शोर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम उसको डीप नोट के अंदर लेके जाएंगे तो वो मिस्टीरियस हो जाएगा। तो जो वैसे न्यूज़ कास्टर्स को भी हम ट्रेन करते, तो क्योंकि मैं पाकिस्तान के अलावा दुनिया के बड़े बड़े इदारों से मैं सनद याफ्ता हूँ। नाम ले सकते प्लीज़? जैसे BBC है या DW है, तो मैं वहाँ से सर्टिफाइड हूँ और ट्रेनिंग्स हमारी वहाँ से हुई हैं। इसके अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी अकेडमीज हैं। तो उनको हम बताते हैं जो एस्थेटिक्स होते हैं या जो एथिकल वैल्यूज़ होते हैं ब्रॉडकास्टिंग की, वो हम बताते हैं कि न्यूज़ इस स्केल के अंदर होनी चाहिए, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो इसमें होनी चाहिए, और जो सैड न्यूज़ आ गई है तो उसके लिए स्केल चेंज होता है? नहीं, मिड ही रहेगा। हाँ, और दूसरी ये होता है कि आप इमोशंस ऐड नहीं करते न्यूज़ के अंदर। आई वाज अबाउट टू से दिस कि नो मैटर व्हाट यू आर लाइक अ डॉक्टर, आपने सिर्फ इलाज ही करना है। आप बाइस्ड नहीं हो सकते, ठीक है? आपके लिए खबर है वो सिर्फ खबर ही है, आपने लोगों को बताना है। हाँ, अर्नब गोस्वामी की ट्रेनिंग क्यों नहीं करके आते आप? किसकी? अर्नब गोस्वामी की। वो राहत इंदौरी साहब हैं, जी बिल्कुल थे, तो इंदौर से वो एक मुशायरे में थे, तो सामने एक बंदा बैठा उन पे होर्डिंग कर रहा था, उनको आवाज़ें कस रहा था, तो वो बार बार उनको उसने कोई चीज़ मारी, तो वो रुक गए। उन्होंने कहा, देखो मियाँ, वहाँ से यहाँ तक आते हुए मुझे 40 साल लगे हैं, 40 साल, और अब मैं एक लम्हे में यहाँ से उतर के वहाँ नहीं जा सकता। आपने अच्छा जवाब दिया उस सवाल का भी कि एक लम्हे में यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते। अल्ताफ साहब, थैंक यू। प्लीज। और गालिब साहब ने कहा था ना कि वो उनकी किताब के जवाब में लोगों ने बड़े कोई अजीब व गरीब चीज़ें कही, तो किसी ने कहा कि आप इनका काते बुरहान क्यों नहीं लिखते, यानी कि इनके जवाब में कोई कुछ क्यों नहीं कहते। तो उन्होंने कहा कि देखो मियाँ, अगर कोई गधा तुम्हारे लात मारे तो तुम उसका क्या जवाब दोगे? आपने अभी भी अच्छा जवाब दिया है। हाँ। अल्ताफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, इट वाज लवली हैविंग यू। हाँ, वो इंप्रेशन संजीदा वाला था जरूर, लेकिन नहीं इतनी संजीदगी नहीं है, शाइस्तगी है। थैंक यू वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। हम बढ़ेंगे ब्रेक के जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ। कसम उस वक्त की मार्का हक यौम आजादी पर PTV के ज़ेरे तमाम मिली नगमों का मुकाबला। 14 अगस्त को 14 लाख रुपए नग जीतने का शानदार मौका। अगर आपके नगमों में मार्का हक का जोश और आजादी की महक है तो अपने बेहतरीन मिली नगमों के वीडियोस 5 अगस्त तक हमें भेजें। मुंतखब मिली नगमे 1 अगस्त से 14 अगस्त तक PTV पर नशर किए जाएंगे। वतन से अपनी मोहब्बत के गीत भेजने के लिए PTV की वेबसाइट ptv.com.pk विजिट करें, सॉन्ग कंपटीशन पर क्लिक करें और फॉर्म पुर करके अपने मिली नगमे का गूगल ड्राइव या वी ट्रांसफर लिंक सबमिट करें, या PTV की वेबसाइट पर फॉर्म डाउनलोड करके पुर करें और ईमेल के जरिए अपने गाने का लिंक भेज दें। पहले 3 बेहतरीन नगमों का ऐलान 14 अगस्त को किया जाएगा। पहला इनाम 7 लाख रुपए, दूसरा इनाम 4 लाख रुपए और तीसरा इनाम 3 लाख रुपए। याद रखें, वीडियो भेजने की आखिरी तारीख 5 अगस्त है। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन अब 50 रुपए की बचत के साथ।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद, और हमारा सेट जगमगा रहा है बिकॉज इतने ही ज़बरदस्त मेहमान जो दरमियान हमारे मौजूद हैं, उनसे बात करके तो अच्छा लगता ही है। सो लगता है कंटेंट देख के जितना हम एंजॉय करते हैं, आप सब उनका कंटेंट पसंद करते हैं। कराची से इनका ताल्लुक है। एट अ वेरी यंग एज माशाल्लाह जिस तरीके से उन्होंने कंटेंट बनाना शुरू किया, लास्ट ईयर मिड 2024 में उन्होंने स्टार्ट किया कंटेंट बनाना, और देखते ही देखते वो कहना चाहिए कि सोशल मीडिया सेंसेशन बन गए हैं। माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड शुएब, आई मस्ट से ही इज वेरी टैलेंटेड, क्योंकि जिस तरह से कैरेक्टर्स को प्ले करना, एट द सेम टाइम टॉपिक्स को सिलेक्ट करना कि घर बैठा कोई भी शख्स उससे रिलेट करता है, फिर चाहे वो रिश्ते वाली आंटी हो, चाहे वो अब्बा जी हो आपके घर के। Anybody. और आगे वो जो अब्बा जी वाली वीडियो थी इनकी, उससे हर घर के अब्बा हमें वो सेम लग रहे थे, हमें लग रहा था शायद हमारे अब्बा बात कर रहे हैं यहाँ पे बिकॉज सेम टू सेम वो सारी सिचुएशन थी। तो बहुत टैलेंटेड भी हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। वेरी यंग एज आप देखें सभी, वेरी यंग एज 16 साल की उम्र में आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, अल्लाह इस इज्जत में और इजाफा करे, कायम रखे, हमेशा हम उनको ये दुआ देते भी रहेंगे। तलहा अहमद फ्रॉम कराची, ही इज हियर इन इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद आके कैसा लगा उनको, हम उनसे पूछेंगे। मौजूद है हमारे सेट पर, मुलाकात कराते हैं आपकी उनसे। अस्सलाम वालेकुम तलहा, गुड मॉर्निंग, कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल ग्रेट। सुबह जल्दी उठने की आदत है आपको? जी बिल्कुल, हमें तो सुबह जल्दी उठने की मुझे आदत है, वहाँ कराची में भी, यहाँ इस्लामाबाद में भी। ओके तो ये रूटीन तो बताएं तलहा, रूटीन क्या होती है आपकी कराची में? रूटीन तलहा की पूरे दिन की क्या होती है? रूटीन इस तरह से होती है, सुबह उठ के तो नमाज वगैरह पढ़ने के बाद नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद ये कि अपना काम वगैरह कर लेते हैं, कोई मुताला कर लिया, किसी किताब का रिसाले पढ़ लिए, फिर अपनी कोई स्क्रिप्ट पे काम कर लिया। ओके स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं? जी जी बिल्कुल, स्क्रिप्ट मैं खुद लिखता हूँ, फिर फैमिली को दिखा दी कि ये स्क्रिप्ट मैं लिख चुका हूँ, फिर उसकी वीडियो बनाने में शुरू की, कई शॉर्ट्स लिए उसके, फिर उसको एडिट किया, फिर शाम में एडिट भी खुद करते हैं? जी एडिट भी खुद करता हूँ। तो ये स्क्रिप्ट लिखना कैसे सीखा, एडिटिंग कैसे सीखी, ये पूरी जर्नी थोड़ी बताएं। ये मुझे लगता है इंसान को ज़्यादा लिखना और इस तरीके से चीज़ें तब आती हैं जब इंसान का मुताला वसी होता है, जब वो किताबों से उसको शौफ होता है और रिसाले पढ़ता है, कहानियाँ पढ़ता है, तभी उसे चीज़ें लिखना भी आती हैं, समझना भी आती हैं, और उसके लिए आसानी पैदा होती है। मैं एग्जैक्टली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई यंगस्टर हमारे पास आया है और वो इतनी अच्छी उर्दू बोल रहा है बड़ी क्लैरिटी के साथ, और जिसके अंदर ये वाली चीज़ नहीं है कि मुझे तो उर्दू नहीं आती। सो शुगुफ और बहुत से हम डेली सीख रहे होते हैं, जिस तरह कुछ मेहमानों से, ये वन ऑफ देम जिससे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। चलो टॉपिक कैसे सेलेक्ट करते हो? बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं, बड़े मज़ेदार टॉपिक होते हैं, जिनको देख के आपका दिल करता है कि आप वीडियो पूरी देखें। टॉपिक इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ मैं, जैसे भी बकरा ईद आती है तो उस पर कसाईयों के नखरे होते हैं कि वो आ नहीं रहे होते हैं, और उसके अलावा घरों में एक माहौल होता है, लड़के जो होते हैं वो जानवरों के साथ अटैच होते हैं, इस तरीके की वीडियोस होती हैं, बकरा ईद से रिलेटेड बन जाती हैं। फिर रमज़ान आता है तो रमज़ान के अलग टॉपिक अपने साथ लेके आता है, छोटी ईद होती है। उसके अलावा नहीं तो फिर मैं इस तरीके से करता हूँ कि बाहर जाता हूँ, कोई एक कैरेक्टर मुझे नज़र आ जाता है जो अलग होता है बाकी लोगों से, जैसे एक दुकान वाला समझ लें, या कोई रेडी वाला, कोई चीज़ बेचने वाला, या कुछ इस तरीके का, तो वो फिर उसके अलग रहता है। बाकी ये कि अगर कोई सीज़न आता है, रमज़ान है या बकरा ईद है या कुछ इस तरीके की शॉपिंग वगैरह, जैसे भी कुछ टाइम पहले जंग का सूरत हाल सी थी, तो फिर उसके ऊपर मैं टॉपिक सेलेक्ट करके वीडियोस बना लेता हूँ। और तला एक्टिंग आप बड़ी ज़बरदस्त करते हैं उसके अंदर, और वो कैरेक्टर क्योंकि एक कैरेक्टर हो तो उसको प्ले करना शायद फिर भी, क्योंकि आपकी आप उस लिहाज से उसमें मोल्ड हुए होते हैं, तो ठीक है आपके लिए ईजी होता है। बट हर दिन हर वीडियो में एक डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करना, सो ये एक बड़ा टैलेंट होता है, ये स्किल आपके अंदर होती है। सो कब से आपको पता लगा कि तलहा बहुत ज़बरदस्त एक्ट कर सकते हैं? शुरू में मैंने वीडियोस बनाई थी, वो सिर्फ एक करेक्टर रह के बनाई थी, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि मुझे मज़ीद करेक्टर पर भी शिफ्ट हो जाना चाहिए, यानी वालदा का भी, दादा का भी, छोटे भाई का, बड़े भाई का। तो बस वो होता गया, और उसमें ज़्यादा मुझे खुद भी अच्छी सी वीडियोस बनती गई। जैसे वालदा का करेक्टर मैंने खुद अदा किया था, इस तरीके से हर करेक्टर मैंने खुद लिए तो ज़्यादा बेहतर लगा मुझे। ओके तला, जो पहली वीडियो बनाई थी 2024 के मिड में, जुलाई या सितंबर कुछ ऐसा ही टाइम था जब आपने पहली वीडियो बनाई थी, और उसके बाद फिर माशाल्लाह तसलसल शुरू हुआ। व्हाट वाज द आइडिया जो पहली वीडियो का था? अच्छा मुझे वीडियो बनानी है, मुझे सोशल मीडिया पर आना है, मुझे हर प्लेटफॉर्म पर पहुंचना है, मैं लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं, ये जनरली हो गया या कि एक प्लान था कि नहीं मुझे करना है सोशल मीडिया पे, वायरल होना है मुझे? नहीं, मेरे जहन में था कि मुझे वीडियोस वगैरह बनानी है, कुछ करना है। उसके लिए ये हुआ कि मैंने पहली वीडियो बनाई थी अपनी सोशल मैसेज के तौर पे, 2-3 वीडियोस मैंने सोशल मैसेज के तौर पे बनाई। उसके बाद कुछ वक्फा आ गया, फिर हम गांव चले गए, मैंने गांव की कुछ वीडियोस बना ली। उस टाइम पे मेरे पास अपना फ़ोन नहीं था, मैं बहन भाई से लेता था फ़ोन, और उनकी अपनी स्टडीज़ होती थी,
तो इतना मेरे पास कुछ वो नहीं था। फिर मेरी अम्मी ने देखा कि इसको ज़रूरत है और इस तरीके से इसको शौक भी है वीडियोस बनाने का, तो उन्होंने मुझे एक सेट दिला के दिया नॉर्मल सा। उससे मैंने वीडियोस बनाना शुरू की, 30-40 वीडियोस उससे बनाई और वो अच्छी खासी कुछ टाइम बाद वायरल होना शुरू हो गई। तो फिर लोगों ने भी काफ़ी पसंद किया, घर वालों ने भी सपोर्ट की और इस तरीके से सफ़र शुरू हो गया मेरा। चैलेंज क्या, सॉरी हाँ, ये सब जो लोग पसंद कर रहे हैं, मैं उस हवाले से भी आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि कभी ओवरवेल्म्ड होते कि इतने सारे लोग देख रहे हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर फील होती है, बिकॉज इतनी यंग एज में माशाल्लाह इतना फेम, इतनी इज्जत, बिकॉज आपकी वीडियो के नीचे हम कोई नेगेटिव कमेंट नहीं देख रहे होते, सब लोग आपको बड़ा प्यार कर रहे होते हैं। बिल्कुल, सब लोग पसंद कर रहे होते हैं और जब काफ़ी सारे लोग जमा होते हैं तो वहाँ पे तस्वीरें वगैरह भी खिंचवाते हैं। और आपने सही बात की कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी होती है कि आपने एक मुस्बत पैगाम के साथ आगे लेके चलना है। कुछ इस तरह की वीडियोज़, कुछ इस तरह की आपने बात नहीं करनी जिससे किसी की भी दिल आज़ारी हो, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं उस पर पूरा उतरता हूँ। दैट्स ग्रेट। तलहा, बहुत से लोग आपको पसंद करते हैं, बहुत फैंस हैं माशाल्लाह आपके। आप खुद किसको फॉलो करते हैं? कोई ऐसा यूट्यूबर, कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर पाकिस्तान का जो कि आपको भी इंस्पायर करता हो कि ही इज़ वेरी गुड और शी इज़ वेरी गुड? हाँ, वो हमारे उधर कराची में भी हैं, कुछ इस तरीके की फ़नी वीडियोस भी बनाते हैं। और ओवरऑल मैं ये नहीं करता कि मैं सबका ही कंटेंट देख के रखता हूँ अपने पास, तो किसी एक का नहीं कि मुझे इसका पसंद है दूसरे का पसंद नहीं, फलाने का पसंद है फलाने का नहीं। ओवरऑल मैं सबको ही लेके चलता हूँ, जो जो बातें मुझे इंपॉर्टेंट उसमें से भी हासिल कर सकता हूँ तो वो भी बिल्कुल कर लेता हूँ। एक का नाम नहीं ले रहे। अच्छा, ये बताएं कि क्या ऐसा, कौन सा ऐसा कंटेंट है जो कि आपको खुद पसंद नहीं होता एज अ कंटेंट क्रिएटर? बिकॉज आपसे बेहतर क्रिटिक कोई नहीं हो सकता कि ये कंटेंट है, ये नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया पे, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होना चाहिए, या ये कंटेंट क्रिएटर्स और बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ऐसा कंटेंट ना हो जिससे किसी को तकलीफ पहुँचे, किसी की दिल आज़ारी हो, किसी का नुकसान हो रहा हो उसके कंटेंट से। बाकी हर कोई अपना अपना कंटेंट बनाए, अपनी लिमिट्स रख ले, लिमिट क्रॉस ना करे और इस तरह के कंटेंट क्रिएट करता रहे जिससे वो भी खुश हो, सामने देखने वाला भी खुश हो। सही बात है। फैमिली व्लॉगिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? डू यू थिंक कि फैमिली व्लॉगिंग इज़ फाइन, मतलब अगर कोई करना चाहे तो करे, या यू थिंक कि नहीं, इसमें वो जो आप जो लिमिट और बाउंड्रीज की बात करें ये इन्वेड होती है? जी जी बिल्कुल, फैमिली व्लॉगिंग भी जो है उसमें भी जिस तरह से मैंने भी बात कही, आप भी कह रही हैं कि एक लिमिट्स होती हैं। हर कोई, अब कोई देखें कैमरे पे सामने आता है, कोई नहीं आना चाहता, तो वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। लेकिन कुछ जगहों पे ज़रूरत होती है आपकी लाइनों की, लिमिट्स की, तो वो आपको भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए, उसी के अंदर रह के वीडियोस वगैरह बनाना चाहिए, कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि ठीक है कोई आना चाहता है, नहीं आना चाहता कैमरे पे, दैट्स सेपरेट थिंग। लेकिन आपने ये भी देखना होता है कि आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो सोसाइटी में आप लेकर चल रहे हैं, कि सोसाइटी रिलेट कर पाती है उससे, नहीं रिलेट कर पाती है। और जब आप बना सोसाइटी के लिए कंटेंट रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको देखते हुए बनाएं कंटेंट। तो आप तो बड़ा रिस्पॉन्सिबल कंटेंट माशाल्लाह बना रहे हैं। तो अब मैं आता हूँ चैलेंजेस पे। चैलेंज क्या फेस किया पहली वीडियो से लेके आज तक? एक तो एक नंबर ऑफ वीडियोस कितनी हो चुकी हैं अब, और इस दौरान चैलेंजेस क्या क्या रहे आपको? अच्छा, मेरी नंबर ऑफ वीडियोस तकरीबन 160 के करीब वीडियोस हैं। और चैलेंजेस ये होते हैं कि बाज़ औक़ात मैं वीडियोस बना लेता हूँ, शूट करके आ गया, घर से दूर किसी एक जगह हुआ था, मैं एक बाड़ा सा था, वहाँ पे वीडियो बना के आ गया था। लेकिन फिर जब घर आया उस वीडियोस को देखी तो कुछ ख़ास नहीं थी, फिर अगले दिन फिर जाना पड़ा था 1-1.5 घंटा लगा के। तो इस तरीके से मेहनत हो जाती है डबल। और कभी कभी इस तरह से होता है एडिटिंग में कोई मसला आ जाता है, फिर से दोबारा वीडियो बनानी पड़ जाती है। और बाज़ औक़ात हम इस वक्त स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, लेकिन जब वीडियो बनाते हैं, एक्ट करते हैं, तो वो मज़ा नहीं कर रही होती, तो फिर क्वालिटी पे भी समझौता नहीं कर सकते, फिर वैसा ही कंटेंट लेके चलना होता है जो लोगों को पसंद है। तो फिर बाज़ औक़ात तो वीडियोस भी स्किप हो जाती हैं जिनका स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। कोई कैरेक्टर देते हैं ना आप तलहा को, हमारे शो पे आए, तलहा से हम लाइव कुछ ना करवाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता, बिकॉज इतना टैलेंट हमारे सेट पे इस वक्त मौजूद है, तो इसका फायदा। कोई कैरेक्टर जो आपका बहुत फेवरेट हो? नहीं, किसी का नाम तो नहीं लेता, लेकिन हाँ, कोई प्रोफेशन हम कर सकते हैं जरूर। हाँ, इन्होंने प्ले किए कैरेक्टर्स उसमें से कोई जो हम इनको अच्छा, बल्कि यूं करते हैं कि फॉर एग्जांपल तलहा आप एक वालिद के कैरेक्टर में हैं, ऑलराइट, और वालिद ने बेटी को डांटना है, तो अच्छा मजा आएगा ना? ठीक है। सो आप इनके वालिद का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इस वक्त, और ये बहुत फजूल खर्च हैं, इन्होंने बहुत से पैसे लगा दिए, शॉपिंग करने गई थी, और अब्बू अब जरा सख्त हैं कि बेटी ने सारे पैसे लगा दिए। अब आप उस कैरेक्टर में आके कैसे डांटेंगे इनको? अच्छा, वालिद के कैरेक्टर में मैं ये चीज़ भी करता हूँ कि पहले मैं वो ऐनक नाक पे लगाता हूँ यहाँ पे, उसके बाद सर पे टोपी भी रखता हूँ, फिर वो वालिद साहब का कैरेक्टर निकलता है सही से। मैं आपके लिए दोनों चीजें लेकर आता हूँ। दोनों चीजें कैप है, इनकी कैप है।
मैं दूसरी रखता हूँ टोपी। दूसरी रखते टोपी हैं। जी, दूसरी अगर वो टोपी। हमारे पास ना हो दूसरी टोपी तो ऐसे गुजारा हो तलहा जाएगा। अगर उल्टी पे ना दूं यूं, ये टीम वर्क है। चलें जी शुएब आप इनका गेटअप कर दें। अब आप जाने सबीन बेटी। वालिद आज आपने मुझे फंसाया, हमेशा मैं शुएब को इन चीजों में फंसा देती हूँ। लेकिन अच्छा आज ये मैंने- इन्होंने फजूल खर्ची कर ली है ज्यादा। फजूल खर्ची करके आई हैं, अब ये भी घर पहुंची हैं और आप ऑलरेडी घर बैठे हुए थे, ये आई हैं बहुत देर से, सही शॉपिंग कम है डांटना पूरा। असल में भी ऐसी है। आप प्लीज अच्छा वालिद साहब पहले अखबार पढ़ रहे थे अपना। शाबाश, आ रहे हो इतनी शॉपिंग करके। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ? पैसे क्या दरख्तों पे उगते हैं जो तुम लेके निकल जाते हो अपनी शॉपिंग करने? अभी पिछले हफ्ते तो तुम्हें मैंने कपड़े दिला के दिए थे। अच्छा वो सूट पुराना था, तुम्हें नया फैशन का सूट चाहिए, वो भी फर्शी शलवार वाला। अपनी जो ये तुम्हारी ना फजूल खर्ची है ना, इसको अब कम कर लो, क्योंकि मेरी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं मेहनत करके इतने पैसे कमाऊं। फॉलो करना होता है, फैशन को देखना होता है। फैशन को पता नहीं आजकल की नस्ल कैसी है। एक हमारा जमाना था बस कमीज शलवार होती थी, पूरा साल हम उसे चलाते थे, सिर्फ ईद पे हमारा एक जोड़ा बनता था। आजकल की नस्ल का तो हम क्या ही कह सकते हैं। अब शादी भी हो गई है ना, फिर भी ये खर्चे बहुत करा रही है। फिर तो अगर इनकी शादी हो गई है फिर तो इनके जो है शोहर की जिम्मेदारी है, फिर मुझसे पैसे मांगने ना आए ये। Great, thank you. Wonderful. See how extempore he is. He is brilliant. फौरन आपने सिचुएशन दी और वो अपने गेटअप में आ जाते हैं। ए पहने अब्बा जी। अब्बा जी को वहां रख दें। हमें इतने सख्त अब्बा नहीं चाहिए। तो कौन सा कैरेक्टर प्ले करके ज्यादा मजा आता है? अब्बा, अम्मा, बड़ा भाई? क्या मैं एक करेक्टर बनाता हूँ दादाजी का। उसमें क्या होता है कि मैं ना बस एक रुमाल है, मैं उसको ऐसे ना कान पर रख के चश्मा लगा देता हूँ, दाढ़ी बन जाती है। तो वो लोगों को बहुत पसंद आता है, मुझे खुद को भी करने में लुत्फ आता है वो दादाजी का करेक्टर निभाने में। सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है आपको? घर में सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है वो सारे ही करते हैं। अम्मी भी सपोर्ट करती हैं, भाई भी, और मैनेज वगैरह करने में भाई करते हैं, और उसके अलावा वीडियोस वगैरह बनाने में बहनें सिस्टर हेल्प जैसे अभी आप इस्लामाबाद आए तो बहन आपकी साथ आई है। जी जी बिल्कुल। जिम्मेदारी बहन की हुई कि तलहा के साथ साथ जाना है। हाँ उनकी बहुत फिक्रमंद भी होती हैं वो आपके लिए। हाँ ऐसा ही है, क्योंकि कल हम निकले हुए थे बाहर, आपकी बहन बहुत परेशान हो रही थी कि बहुत देर हो गया तलहा को। हाँ ऐसा ही है, वो फोन लग नहीं रहा था तो सबसे ज्यादा अटैच भी बहन के साथ ही हैं? हाँ बहन के साथ, अम्मी के साथ। और तला खुद आपको भी डांट पड़ती है कि हर वक्त कंटेंट बनाता है, पढ़ता नहीं है? जैसे मेरा नहीं ख्याल पढ़ती होगी। अम्मा अब्बा जिस तरह से करते हैं कि वीडियोस बनाने में लग गए। जब तक मेरी वीडियोस का सिलसिला होता है तब तक मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद जब वीडियो बन गई, लग गई, उसके बाद फिर थोड़ा मैं मोबाइल को दूर रख के घर वालों के साथ बैठ जाता हूँ। अच्छा ये बड़ा मुश्किल नहीं होता कि कमेंट आ रहे हैं, हम तो एक पिक्चर अपलोड कर दें, बार बार जाके देख रहे हो, तो ये एक साइकी है ना, कितने लाइक्स आए, कमेंट किसने किया, अच्छा ये कमेंट डिलीट होने वाला है, इस कमेंट का रिप्लाई करने वाला है। आप थ्रू आउट मेंटली एंगेज होते हैं चाहे आप लोगों में बैठे हुए हों। आप किस तरह से इसको डिफरेंशिएट करते हैं कि ये टाइम अलग है, मेरा ये टाइम अलग है? देखिए वीडियो पोस्ट करने के 5 मिनट बाद भी कमेंट का सिलसिला तो शुरू हो जाता है, लेकिन अगर आप बैठे रहेंगे, एक कमेंट आया उसका जवाब दिया, दूसरा आया उसका जवाब दिया, इसकी बजाय मैं ये समझता हूँ कि इंसान को थोड़ा वक्फा ले लेना चाहिए, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का। उसके बाद जब काफ़ी सारे कमेंट इकट्ठे हो जाएं तब बंदा उनको देख ले, और अगर समझे कि उसमें कोई कमेंट करना ज़रूरी है, रिप्लाई देना, तो वो दे ले। वरना ये कि एक दफ़ा अपलोड करना, फिर उसको देखना, फिर देखना, फिर देखना, इसमें इंसान का जहन भी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। अच्छा क्या इसके एल्गोरिदम्स पे भी आप काम करते हैं? अच्छा मुझे जो ये कंटेंट बनाना है, क्योंकि हम कंटेम्प्रेरी कंटेंट देख रहे थे, अच्छा अगर इस वक्त एक वॉर सिचुएशन है तो कंटेंट कैसा होगा, रमज़ान है तो कंटेंट कैसा होगा, बड़ी ईद है तो कंटेंट कैसा होगा। एक तो ये देखना कि स्पेसिफिक उस टाइम पे कंटेंट क्या जाना चाहिए, दूसरा है कि अच्छा किस वक्त अपलोड करना है, मुझे किस प्लेटफॉर्म पे किस वक्त अपलोड करना है, थंबनेल क्या होना चाहिए, टैगलाइन क्या होनी चाहिए, हैशटैग्स क्या होने चाहिए, सब कुछ देखते हैं। जी ये सारी चीज़ें बहुत अहम होती हैं, क्योंकि बकरा ईद से रिलेटेड आप वीडियोस बनाते हैं और बकरा ईद के दिनों में बनाते हैं तो वो वीडियोस आपकी काफ़ी आगे जाती है, पसंद की जाती है। और जैसे आपने कहा कि किस टाइम अपलोड की जाती है, तो उस टाइम में ये है कि कुछ प्लेटफॉर्म पे मैं मुख्तलिफ टाइम पे अपलोड करता हूँ। कोई एक प्लेटफॉर्म है इसके लिए मैंने एक मखसूस टाइम रखा हुआ है, उसी पे अपलोड करना है, और हैशटैग वगैरह और टैगलाइन, ऊपर कैप्शन, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। ये विद पैसेज ऑफ टाइम खुद आपने सीख लिया या कि इसके लिए आपने टाइम डेडिकेट किया पहले कि नहीं मुझे पहले समझना है कि अच्छा यूट्यूब पे क्या करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे क्या करना है, मुझे टिकटॉक पे क्या करना है? शुरू में मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था, लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने सीखना शुरू किया और लोगों की भी देखी वीडियोस, उनके अंदर उन्होंने क्या किस तरह से यूज़ किया है, फिर अपनी वीडियोस में भी अप्लाई की, अपनी वीडियोस के लिए कुछ अलग रखी। इस तरह से करते कराते मैं वक्त लगा और आ गई। तला अब लोग आपके पास आते हैं कि हमें भी सिखाएं, कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या एडिटिंग कैसे सीख सकते हैं, लोग आते हैं आपकी क्लास फेलोज आपके पास आते हो?
इस वाले से नहीं आते कि एडिट करना सिखाएं वीडियो, वो कहते हैं मोनेटाइजेशन करके दो हमें। अच्छा, वो सीधा ही कहते हैं पैसों की बात करो हमसे, मतलब कंटेंट भी क्रिएट नहीं किया, मोनेटाइजेशन कैसे करेंगे वो करा बताओ। आपका अभी मोनेटाइजेशन का अपना फेज कहाँ पे पहुंचा है? नहीं, मेरा मोनेटाइजेशन के हवाले से यूट्यूब पे क्राइटेरिया तो अभी लगभग करीब पूरा होने वाला है, पूरा हुआ नहीं लेकिन होने वाला है। उसके अलावा इंस्टाग्राम हमारे यहाँ पाकिस्तान में मोनेटाइज नहीं है, फिर आप प्रमोशन या कैंपेन के थ्रू कुछ हासिल कर सकें। और उसके अलावा एक दो जगह और पे मैं कोशिश कर रहा हूँ, भाई भी राब्ता कर रहे हैं, अल्लाह करे वहाँ से भी इंशाल्लाह। और ऐसे में बहुत से कमेंट्स से आते हैं, आपको कुछ ऐसे फेमस लोग भी कमेंट्स कर रहे होते हैं जिनको आपने खुद देखा होता है सोशल मीडिया पे, जिनके मिलियंस में वीडियोस होती हैं, उनके जब कमेंट्स आते हैं तो कैसा लगता है? और कोई अगर नाम आप लेना चाहें, अच्छा जब आपको उसका कमेंट आया तो आपको अच्छा लगा, अच्छा उसने भी कमेंट किया, या वो आपको किसी इवेंट पे मिला तो आपको अच्छा लगा? पहला इन्फ्लुएंसर, पहला कोई सेलिब्रिटी जिसका आपको कमेंट आया और आपको लगा हो कि ये अकम्प्लिशमेंट, जिसने आपकी वीडियो शेयर की और आपने देखा अच्छा इसने मेरी वीडियो शेयर की है? हमारे उधर हैं जुनैद अकरम के नाम से। जुनैद भाई तो बड़े मशहूर हैं। स्टोरी लगाई थी और शुरू में, बिल्कुल शुरू के दिन में, जब किसी और सेलिब्रिटी ने, किसी और ने मुझे कुछ नहीं वो किया था, उस टाइम पे जुनैद अकरम भाई ने मेरी वीडियो को स्टोरी पे लगाया था। उसके अलावा मुनीब भट्ट पाकिस्तानी एक्टर हैं, वो भी मेरे कमेंट करते रहते हैं वीडियोस में, उनसे रब्ता भी होता है मैसेज पे। तो ये बड़े बड़े नाम हैं। उसके अलावा कुछ और भी हैं, वो भी रब्ता करते हैं। ईद के ऊपर मैंने उनको मुबारकबाद भी दी थी, उनका भी फिर वॉइस नोट में जवाब आया था। वाओ, दैट्स ग्रेट। और कहीं जब बाहर निकलते हैं और झुमघटा सा लग जाता है, अच्छा सेल्फीज, उससे परेशान होते हैं आप, डिस्टर्ब होते हैं कि यार मेरी पर्सनल स्पेस भी तो है? कुछ लोग हों, 2-3 लोग तो मसला नहीं होता, लेकिन जब ज़्यादा लोग होते हैं, जैसे मैं उस कन्वेंशन सेंटर में गया था तो वहाँ पे तो आप यकीन करें 50, 60, 70 लोग एक साथ आ गए थे, लड़के के हमें तस्वीरें दो तस्वीरें। वहाँ स्टेज पे मेरा नाम अनाउंस हो रहा था शील्ड देने के लिए, और नीचे मुझे रोका था तस्वीरें देने, फिर उनका कोई नुमाइंदा आया और मुझे लेके गया। और जहाँ मैं फैमिली के साथ जा रहा था तो मेरा भी दिल चाहता है कि भाई फैमिली का इंसान अलग रहे, तो वहाँ पर लोग ना आए कि भाई वीडियोस लेके मोबाइल ऑन किया, वो कोई तस्वीर बनानी। फैमिली की प्राइवेसी है, बिल्कुल। अच्छा, वैसे लोगों को वाकई ख्याल भी रखना चाहिए। हमने काफ़ी ज़्यादा रमज़ान में जिस तरह अरशद भाई, उनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद थी, शुएब, तो हमारे लिए प्रोमो शूट करना भी काफ़ी हद तक मुश्किल हो रहा था, बिकॉज उनकी भी फैमिली वहाँ पर मौजूद थी और लोग पर्सनल स्पेस को बहुत ज़्यादा, एक तो दुआ को संभालना मुश्किल हो गया था। दुआ को संभालना तो मुश्किल तरीन काम है, लेकिन लेकिन वो हमने बड़े खुशी भी किया था, बिकॉज दुआ हम सब की बड़ी फेवरेट है। एब्सोल्युटली। तो क्या करना चाहते हैं? एक होता है ना, आपने कुछ गोल सेट किया होता है अपनी ज़िंदगी का, व्हाट इज़ योर गोल? मेरा गोल ये है कि मुझे इस फील्ड में तो आगे जाना ही जाना है अल्लाह ताला के फजल से। और दूसरा, अगर मुझे मज़ीद मौके मिलते हैं, चाहे वो एक्टिंग की फील्ड से हों, चाहे वो किसी और फील्ड से भी हों, तो मैं उसमें भी जाना चाहूँगा। ये नहीं कि मैंने एक ही सेलेक्ट कर लिया और अब बस मैंने आखिर इसी को ही लेके चलना है, नहीं। लेकिन अगर मज़ीद मौके मिलते जाएंगे तो उनको भी अवेल करूँगा इंशाल्लाह। ड्रामे में एक्टिंग करना चाहते हैं? हाँ, कह सकते हैं। ऑलराइट। अभी ऑफर आई है अभी तक कोई? नहीं, एक तरह से ऑफर आई भी है और नहीं भी, क्योंकि वो एक ऑडिशन सा था, वो मैंने दिया था। अब कोई रिप्लाई वगैरह अभी तक तो नहीं आया। कोई ऐसी एक्ट्रेस जिसके साथ काम करने की ख्वाहिश हो तलहा आपकी? इस तरह से मेरे जहन में एक्ट्रेस या एक्टर का नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ ड्रामा देखता हूँ, ड्रामे की कहानी के ऊपर। अच्छा हो, स्टोरी आपके फेवरेट कौन है? ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, मतलब किसी से भी आप पूछें, किसी ना किसी का कोई फेवरेट, कोई एक्टर जो फेवरेट हो, कोई एक्टर फेवरेट कि मुझे इसके साथ काम करना है। एक्टर एंड एक्ट्रेसेस एक्टर फेवरेट जो हैं, एक मुझे उनका नाम याद नहीं है, कुछ टाइम पहले उनका एक ड्रामा था, शायद बिलाल नाम था उनका, बिलाल अब्बास, शायद बिलाल अब्बास ही था, कोई उनका ड्रामा आया था थोड़ा टाइम पहले, बहुत मशहूर भी हुआ था। उनकी एक्टिंग और उनका ड्रामा, मुर्शिद तो नहीं था ड्रामा, शायद इस तरह का कोई था। उनकी मेरी शक्ल मेरे जहन में है, लेकिन बस नाम में थोड़ा सा मिसिंग हो रही है कुछ। सही जी, बिलाल अब्बास के साथ इन्हें काम करने का शौक है। अगर बिलाल अब्बास उनके माइंड में है तो ये ना हो ना कि माइंड में कोई और मिक्स हो गया हो ना। एक्ट्रेस का मुझे ना शो देखा है, ना कोई इस तरीके से। अभी तो कह रहे हैं मैं ड्रामास देखता हूँ। ड्रामा मैं देखता हूँ, ड्रामे की मैं कहानी के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ। नाम नहीं पता, नाम काफी सारे होते हैं, नाम जहन में नहीं है। आपको नहीं पता होता अच्छा नाम क्या है, इट्स इक्वली फाइन। चेहरे जहन में होते हैं लेकिन नाम जहन में नहीं होते। हमें ये लगता है ना समटाइम्स कि अच्छा वो जो एक्टर्स हैं सब उनको जानते हैं, बट समहाउ कुछ लोग नहीं भी जानते होते। हाँ, दैट्स वेरी ट्रू। अपने बारे में भी हमें कभी-कभी लगता है कि शायद 4 लोग जानते होंगे, बट समटाइम्स नहीं भी जानते होते। इवन फॉर यू, इवन फॉर यूट्यूबर्स, हम सबको ये लग रहा होता है, बट समहाउ अपने डोमेन होते हैं लोग। अच्छा, इसमें बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हमारे बड़े लेजेंडरी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी होते हैं, तो हम जब उनकी शक्ल जिस तरह हमारे सामने आ जाएं तो वो बड़े फेमिलियर फेसेस होते हैं और हमें उनका पता भी होता है, लेकिन लिटरली बाज़ औक़ात ये होता है कि उनके नाम से हम वाकिफ़ नहीं होते, बिकॉज उनका काम हमारे सामने होता है, उनकी स्टोरीज हमारे सामने होती हैं, तो हमारा फोकस ज़्यादा जो है वो स्टोरी के ऊपर होता है। तो ऐसे होता है। दिस हैपेंस। तला लास्टली कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो जितने आपके फैंस हैं उनको भी, जो नए लोग
कंटेंट क्रिएशन में आ रहे हैं उनको कोई मैसेज? मेरा मैसेज यही है कि जो लोग जिस फील्ड में भी हैं, चाहे वो अपनी स्टडी कर रहे हैं, चाहे कोई जॉब कर रहे हैं, किसी चीज़ में भी हैं, बस अपनी मेहनत से काम करते रहें और अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाएं। अल्लाह ताला पर यकीन रखें, अपनी मेहनत पूरी रखें, मुस्तकिल मिजाजी दिखाएं, चाहे वो फिर किसी और फील्ड में हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में हो। अपने काम को आगे लेते चलें, किसी से जेलस या हसद ना रखें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह उन्हें भी कामयाब करे। बेशक ऐसा ही है। इस्लामाबाद अच्छा लगा आके? जी, इस्लामाबाद तो अच्छा लगा, पर मौसम ने थोड़ा सा थका दिया। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। और कराची में अच्छा मौसम है? इससे थोड़ी कम गर्मी है। अच्छा तो खैर नहीं, गर्मी का शिद्दत और कम प्लस है। कराची में अगर हवाएं चले तो वैसी चीजें बेहतर हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा चलो, ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे, इज्जत में इजाफा करे, हमारी दुआ आपके इसी साथ तरह है। अच्छा काम करते हैं हाँ, यू आर डूइंग वेरी गुड माशाल्लाह, रिस्पांसिबल कंटेंट एट अ वेरी यंग एज, सो वी आर सो प्राउड ऑफ यू तला। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला, आप हमारे पास आए। आई एम श्योर कि आपकी मसरूफियत भी होती है, आप किसी और शहर में जब आए होते हैं, बहुत से लोग अप्रोच भी कर रहे होते हैं, अच्छा तला हमारे पास आए, आपने उसमें भी टाइम निकाला, वी ट्रूली ऑनर्ड तला। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। नाज़रीन, फीडबैक जरूर दीजिएगा आज के शो से मुताल्लिक, शो कैसा लगा, हमारा सेगमेंट कैसा लगा, अपना फीडबैक दें। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।